ये मानवा आपको अच्छा लगे और आपने इस पर अच्छा रिस्पांस दिया तो इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर एक ब्रूटल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर टूट चुका होता है और काफी सारे लोग जो होते हैं वहाँ पर मरे पड़े होते हैं और ये सारे के सारे डिमोनिक फैक्शन के लोग होते हैं। डिमोनिक फैक्शन के लोगों को वहाँ पर एक लड़का जो होता है वो मार रहा होता है और बहुत सारी डेड बॉडीज वहाँ पर पड़ी होती है। इतने सारे लोगों को उसने अकेले ही मार दिया होता है। अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है उनके पैट्रियार्च को मारने के लिए। तब उनका पैट्रियार्च उसके सामने होता है और वो लड़का उसके सामने होता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और पैट्रियार्च कहता है कमीने कहीं के तुम कहाँ से आए हो और तुम यहाँ पर सब कुछ क्यों कर रहे हो। हमारा हीरो पैट्रियार्च से कहता है कि तुम्हारा नाम ब्योन गैक है। तो दूसरी तरफ से पैट्रियार्च उसे कहता है कि हाँ मेरा नाम ब्योन गैक है, लेकिन तुम कौन और तुम मुझे जानते कैसे हो। तो हमारा जो हीरो होता है उसे कहता है कि लगता है कि तुम मुझे भूल चुके हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं हूँ क्योंकि अब काफी वक्त गुजर चुका है, इसी वजह से मैं तुम्हें याद कैसे होऊंगा। क्योंकि तुम कमीने लोगों ने अपने गोल्डन टाइगर स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कोई एक दो लोगों को तो किडनैप नहीं किया बल्कि बहुत सारे लोगों को किडनैप किया, बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके तुम लोगों ने आगे बेचा है। तो फिर तुम्हें मैं कैसे याद होऊंगा कि एक छोटा बच्चा जिसे तुम लोगों ने किडनैप किया था। लेकिन खैर जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, तुम्हें कम से कम यहाँ पर इन बच्चों को याद रखना चाहिए जो कल को आकर तुम्हें मार सकते हैं, तुमसे अपना बदला ले सकते हैं। मैं तो पिछले कई सालों से यहाँ पर इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार कर रहा था कब मैं यहाँ पर आऊँ अपना बदला ले सकूं। कमीने कहीं के तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो सेक्टर लीडर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि अगर इसने कहा कि यहाँ से गुजर कर गया तो उसका मतलब यह है कि इसे हमने कभी बंदी बनाया होगा और उसके बाद आगे बेच दिया होगा और ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। अगर ये अपना बदला लेने के लिए आया तो फिर मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा जहाँ से भाग कर जाने के लिए। तो जैसे वो भाग कर जाने के बारे में सोच रहा था, इसी के साथ ही सामा जियोन उसके पास पहुंचा था। वहां पर आने के बाद अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो बंदा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो कहता है कमीने ये तुमने क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर मेरी उंगलियां काट दी। तुम्हारा सामा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो। ये तो बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि मैंने अभी यहाँ पर अपनी बात भी कंप्लीट नहीं की और तुम यहाँ से भागकर जाना चाहते हो। तो सामा जियोन उसे कहता है कि अगर दोबारा तुमने यहाँ से भागकर जाने के बारे में सोचा भी तो मैं पहले तुम्हारे बाजू काटूंगा, फिर तुम्हारी टांगे काटूंगा और उसके बाद तुम्हारी गर्दन काटूंगा। अभी यहाँ पर 12 साल पहले तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ तुम्हें याद करवाना है। तो वो उसे कहता है कि 12 साल पहले हाँ मुझे याद है, हमने यूनसियोंग स्क्वाड एजेंसी के पास से काफी सारे बच्चों को किडनैप किया था। तो हमारा सामा जियोन से कहता है तो फाइनली तुम्हें याद आई क्या कि तुमने वहां पर क्या किया था। तुमने एस्कॉर्ट एजेंसी के जितने भी एस्कॉर्ट्स हैं सभी लोगों को मार डाला था। वहां पर जितने भी यंगस्टर्स हैं यानी हमारे जैसे जितने भी ट्रेनी बच्चे थे उन सभी लोगों को तुम लोगों ने किडनैप कर लिया था। और उन सभी को किडनैप करने के बाद तुमने हमारे साथ क्या किया था, हमें बंदी बनाकर रखा और हमारे ऊपर तुमने टैग लगाए थे। मैंने यहाँ पर वो दिन आज भी नहीं भूल सकता जब तुमने आग के अंदर उस लोहे को पिघलाकर उसे गर्म करके मेरी चेस्ट के ऊपर एक निशान डाला था। कमीने कहीं के मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं भूल सकता। तुमने खुद यहाँ पर अपने हाथों के साथ वो निशान मेरी बॉडी पर डाला था और उस वक्त मुझे इतना दर्द हुआ था कि मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पास वो तलवार हो तो मैं उसी वक्त तुम्हारी गर्दन काट दूं। तो इसी के साथ ही सामा जियोन जो होता है बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि वो जो लीडर होता है फिर से वहां भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये बच्चा बदला लेने के लिए ही वापस आया है। 12 साल पहले इन लोगों ने उसके साथ जो कुछ भी किया था तो हमारा सामा जियोन जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही पहले उसके बाजू काटता है, फिर साथ उसकी टांगे भी काट देता है और उसका धड़ वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो सामा जियोन उसे कहता है कि अब जरा अपनी हालत तो देखो। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम याद आ रहा है, मेरा नाम सामा जियोन है। आज से 12 साल पहले तुम लोगों ने एस्कॉर्ट एजेंसी को लूटा था, सभी लोगों को मारकर हम बच्चों को किडनैप करके उसके बाद तुमने मुझे स्लेव मार्केट में बेच दिया था। तुमने मुझे डिमोनिक कल्ट के लोगों को बेच दिया था जहाँ पर मुझे टॉर्चर किया गया और मुझे ट्रेनिंग देकर देखो मुझे अब क्या बना दिया गया है। इसके साथ ही सेक्टर लीडर से कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पर फाइनली अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो था अपने हाथ को उसकी चेस्ट के ऊपर रखता है, साथ ही उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट करता है और उसकी एनर्जी को सोखना स्टार्ट करता है। वो एक डिमोनिक टेक्निक को यूज कर रहा था और उसकी डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और देखते ही देखते वहां पर हमारा जियोन जो होता है उसकी सारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो सारी सोख लेता है और उसकी बॉडी वहीं पर सूख कर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। वो पहले मर चुका है यानी कि उसकी सारी एनर्जी को तो हमारे सामा जियोन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो सामा जियोन अपनी तलवार को वापस रख लेता है, फिर साथ ही पीछे देखता है और कहता है ये आखिरी बार है जो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये आखिरी बार है जो मेरी तलवार खून के साथ रंगी है। अब दोबारा मैं कभी अपनी तलवार को खून के अंदर सौंप नहीं होने दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट लीडर से एक वादा लिया था। उसने कहा था कि ये मेरा आखिरी मिशन होगा, इसके बाद मैं अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ। तो इसी के साथ ही साइड की एक दीवार टूटती है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और धमाका हटने के बाद एक बड़ा सा हटा कट्टा बारबेरियन वहां से निकलता है और उसे कहता है कैप्टन 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 क्या तुम ठीक हो? देखो मैंने सारे के सारे कैप्टिव्स को निकाल लिया। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारे नए कैप्टिव्स को बंदी बनाकर रखा हुआ था उन्हें बेचने के लिए और मैंने उन सभी लोगों को वहां से निकाल लिया है। तो सामा जियोन उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो वो कहता है हाँ कैप्टन तुम्हें
देखने के बाद तो लगता है कि तुमने मुझसे भी ज्यादा अच्छा काम किया है। यहाँ पर तो लाशों के ढेर लगे हुए हैं, लगता है कि तुमने फाइनली अपना बदला ले लिया है। तो क्या यही वो बंदा था जिसने तुम्हें पकड़कर बंदी बनाकर आगे बेचा था? क्या हमारा बदला पूरा हो गया? क्या अब तुम्हें यहाँ पर किसी और से बदला नहीं लेना? तो कैप्टन यानी कि मासामा जियोन उसे कहता है कि नहीं, आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है, इस स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर एक और बंदा है। ये उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर नहीं है, बल्कि इसका एक और बॉस है, और मुझे उसे भी ढूंढना होगा और उसे भी मारना होगा। लेकिन उससे पहले वापस जाकर कर्ट लीडर से अपना हिसाब चुकता करते हैं। कर्ट लीडर ने मुझे कहा था कि ये आखिरी मिशन है, इसको पूरा करने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। तो उसका दोस्त से कहता है कि कैप्टन, तो क्या तुम यहाँ पर आजाद होने के बाद अपने होम टाउन में जाओगे? इतने साल गुजरने के बाद क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाने वाले हो? तो सामा से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ से फाइनली वापस अपने घर जाने वाला हूँ, अपने छोटे बहन भाइयों से जाकर मिलूंगा। मुझे लगता है कि फाइनली वक्त आ चुका है ब्लड सोक डिमोनिक सुप्रीम स्वर्ड मास्टर के किस्से को खत्म करने का। आज के बाद से कोई मुझे इस नाम से नहीं जानेगा। आज के बाद से मैं जाकर अपनी एक आम जिंदगी गुजारूंगा अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा सामा जियोन आगे आगे चल रहा होता है, चोलवू उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो वो दोनों जो होते हैं वहां पर से गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमारा सामा से कहता है कि क्या वाकई में तुम मेरे साथ आना चाहते हो? क्या तुम कहीं और नहीं जा सकते? तुम्हारी अपनी फैमिली नहीं है? तो चोलवू से कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जाकर रहूंगा, तुम्हारी फैमिली के साथ। सामा जियोन से कहता है कि हाँ, मुझे याद है चोलवू, तुमने कहा था कि तुमने डिमोनिक गर्ल के अंदर ही अपनी आंखें खोली थी और वहीं पर की तुम्हारी मेमोरीज है, इसके बजाय उसके पीछे का तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो चोलवू से कहता है कि हाँ, मुझे उसके अलावा कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं यहीं पर था डिमोनिक गर्ल के अंदर, डिमोनिक गर्ल के अंदर ही मेरी आंख खुली थी और वहीं पर मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो सामा जियोन उसे कहता है कि हाँ, मुझे याद है, तुमने मुझे बताया था। और इसी के साथ ही यहीं पर से वो फिर से अपने पास का सीन देखता है, जहाँ पर अपने सभी मिशंस को पूरा करने के बाद वो कल्ट लीडर के पास जाता है और उसके पास बड़ी फखर के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। कल्ट लीडर उसकी तरफ घूर कर देखता है और इसी के साथ ही कल्ट लीडर से कहता है कि बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो? तो सामा जियोन उनसे कहता है कि मैं ग्रेट कल्ट लीडर को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अपना वादा याद होगा जो आपने मुझसे किया था। तो वो उसे कहते हैं तो बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? तो हमारा सामा जियोन कहता है कि मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। इसी के साथ कर्ट लीडर जो होते हैं वहां पर टेबल के ऊपर हाथ मारते और अपनी एनर्जी के साथ अपने वाइन के कप को उठाकर उसकी तरफ फेंकते हैं। तो हमारा सामा जियोन जो होता है उस कप को उठाता है, उसे पी जाता है और उसके बाद से कहता है, जब हम लोग पहली बार मिले थे ब्लैक ड्रैगन वैली में 10 साल पहले, तो उस वक्त आपने मुझसे वादा किया था, आपने कहा था कि मैं अगर आपके लिए यहाँ पर डिमोनिक गर्ल के रास्ते को आसान कर दूं ताकि आप एक ग्रेट डीमन लॉर्ड बन सके और आपके रास्ते में जितने भी 10 डिमोनिक मास्टर्स हैं उन सभी को मार डालूं, तो फिर आप मुझे आजाद कर देंगे, उसके बाद मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। और 10 साल गुजर गए और 10 साल के बाद मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया और फाइनली मेरे घर जाने का वक्त आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद डिमोनिक लॉर्ड उसे कहता है कि वादा, हाँ, मैंने 10 साल पहले तुमसे एक वादा किया था। तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर 10 डिमोनिक लॉर्ड्स को मार दिया तो मैंने यहाँ पर डिमोनिक वर्ल्ड को यूनिफाई कर लिया है, लेकिन नहीं, अभी यहाँ पर मेरा सपना अचीव नहीं हुआ। मेरा जो मकसद था डिमोनिक गर्ल को एक करना और दुनिया को एक करना, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो सामा जियोन उसे कहता है लेकिन 10 साल पहले हम दोनों के बीच में जो डील हुई थी वो ये थी कि मैं तुम्हारे लिए 10 डिमोनिक लॉर्ड्स को मारूंगा, जो मैंने कर दिया है। मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी वादा नहीं हुआ था कि मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया का राजा बना दूं या फिर दुनिया का किंग बना दूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए अब मैं तो यहाँ पर से जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करना है, तुम खुद यहाँ पर ये कर सकते हो। तो डिमोनिक गर्ल लीडर उसे कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि तुमने अपने मिशन को बखूबी पूरा किया, तुमने 10 के 10 डिमोनिक लॉर्ड्स को हरा दिया और उसके बाद अब सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो खुद भी सोच रहा होता है कि ये बच्चा जब पहली बार यहाँ पर लाया गया था और इन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि इन सभी को खरीद कर लाया जाता है और इन बच्चों को यहाँ पर डिमोनिक गर्ल का वॉरियर बनाया जाता है। तो वहाँ पर जितना भी बैच था उस सभी में ये बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग था, यानी कि इस लड़के ने यहाँ पर जो भी मार्शल आर्ट्स दिखाई, जो भी स्किल लेवल दिखाए वो बहुत ज्यादा कमाल के थे। बाकी के सभी बच्चों से ये बहुत ज्यादा खास था। अगर देखा जाए तो चोलवू शुरुआत में इससे काफी ज्यादा बेहतर था, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और साथ में उसकी मार्शल आर्ट्स इससे ज्यादा बेहतर थी। लेकिन जब यहाँ पर ये वीमून क्लैन को तबाह करने के लिए गया, जब मैंने इसे वीमून क्लैन के लीडर को मारने के लिए भेजा था मिशन पर, तो वहां पर से वापस आने के बाद इसका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो गया। वापस आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये स्क्वाड का कैप्टन और चोलवू और बाकी के सभी लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन खैर मेरे लिए तो अच्छा ही रहा, मैंने इसे अपना राइट हैंड मैन बनाकर अपने सारे के सारे दुश्मनों को ठिकाने लगवा दिया। अभी इस लड़के के मुझे छोड़कर चले जाने के बाद मुझे काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर मेरी साइड के ऊपर से चला जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, इस लड़के के साथ एक वादा किया था। तो इसी के साथ ही हमारा सामा जियोन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे यहाँ पर से जाना होगा। तो डीमन लॉर्ड उसे कहते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें वाकई में यहाँ से जाना है? तुमने इतनी मेहनत के साथ अपने रैंक्स को कमाया और उसके बाद तुम यहाँ पर सब कुछ छोड़कर वापस जाना चाहते हो? तो डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कोई इतना भी क्लिंगी इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे एक होनहार लड़के को यहाँ पर अपने पास बांध कर रखूं। जो वादा किया था उस वादे को पूरा करूंगा। तुम्हारे कंट्रीब्यूशंस का बहुत बहुत शुक्रिया डिमोनिक गर्ल के लिए, जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, तुम जा सकते हो।
तो सामा जियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कल्ट लीडर आपका शुक्रिया, और साथ ही वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है कि अपना ध्यान रखना। जब किसी के साथ ही कल्ट लीडर का एक साथी जो था अपनी तलवार निकालता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर कल्ट लीडर को अपनी पीठ दिखाकर जाने की, हम तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। जबकि कल्ट लीडर उसे रोक देते और कहते हैं कि रुक जाओ, मैंने खुद उसे जाने की इजाजत दी है, उसे जाने दो, उसे जाकर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने दो अगर वो गुजार सकता है। उसे लगता है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाएगा डिमोनिक कल्ट में 10 साल गुजारने के बाद और एक ब्लड सोक स्वर्ड बनने के बाद उसे लगता है कि वो ये कर पाएगा। तो हमारा सामा जियोन जो होता है जैसे वहां से बाहर निकलता है, इसी के साथ ही चोल वो भी वहां पर खिड़की से निकलता और कहता है कि कल्ट लीडर मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी इसके साथ ही जाने वाला हूँ, और क्योंकि मैंने भी आपसे वादा लिया था 10 साल का, यानी 10 लोगों को मारेंगे तो हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा चोलवू जो होता है वो भी उसके साथ ही वहां पर से निकल पड़ता है। तो ये लोग जो होते हैं वहां पर अपने गांव में पहुंच जाते हैं। सामा जियोन अपने गांव के बाहर पहुंचता है, वहां पर एक बड़ा सा पेड़ होता है। तो चोलवू से कहता है कैप्टन कैप्टन क्या ये वही पेड़ है जिसके बारे में तुमने कहा था कि एक बड़ा सा स्पिरिचुअल गार्डियन पेड़ है जो कि तुम्हारे गांव के बाहर है? सभी लोग उसे गार्डियन पेड़ कहते हैं, उन्हें लगता है कि इसके अंदर आत्माएं रहती है जो कि उनके गांव की रक्षा करती हैं। तो हमारा सामा जियोन उसे कहता है कि हाँ ये वही है, इसे गार्डियन डिएटी या फिर हमारा गार्डियन ट्री भी कहा जाता है। मैं बचपन में इस ट्री के ऊपर आया करता था और यहाँ पर सारा दिन इस ट्री के साथ खेलता रहता था, कभी इसके ऊपर चढ़ जाता और कभी इसके नीचे बैठ जाता था। मैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इसी पेड़ के नीचे ही खेला करता था और मुझे लगता है कि फाइनली मैं अपने गाँव में वापस आ गया हूँ। 10 साल गुजरने के बाद आज मैं फाइनली अपने गाँव आ ही गया हूँ। तो चोलवू से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि टाइम तो बड़ी तेजी के साथ गुजर गया कैप्टन, लेकिन खैर अब यहाँ पर हम लोग वापस आ गए हैं, तो चलो जाकर तुम्हारी फैमिली से मिलते हैं। तो जैसे ये लोग उस पेड़ को छू रहे होते हैं, इसी के साथ साइड के ऊपर से 3 बच्चे निकल कर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर वालों को हमारे इस पवित्र पेड़ को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर इस पेड़ को बिना इजाजत के हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ इस गाँव के लोग इस पेड़ को हाथ लगा सकते हैं। तुम्हारा सामा जियोन उनसे कहता है कि मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, मैं तो पीच ब्लॉसम गाँव से ही हूँ, तुम लोग भी पीच ब्लॉसम गाँव से हो ना? तो ये बात सुनने के बाद बच्चे उसे कहते हैं क्या तुम हमारे गाँव के बारे में जानते हो? सामा जियोन उनसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे गाँव के बारे में क्यों नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी गाँव में पैदा हुआ था, मैं इस गाँव में रहा करता था और उसके बाद कुछ वक्त के लिए बाहर चला गया था। जब मैं छोटा बच्चा था मैं अपने बहन भाइयों के साथ इसी पेड़ के पास आकर खेला करता था। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का जो होता है वो तो हैरान होता है, लेकिन उसके साथ जो छोटी लड़की होती है वो और भी हैरान हो रही होती है। तो सामा जियोन उनसे कहता है कि वहाँ पर साइड के ऊपर नॉर्थ की तरफ एक छोटा सा पॉन्ड है और उसके पास गाँव के पास बाहर एक छोटा सा घर है, वो घर मेरा है, उस घर के अंदर मैं और मेरी फैमिली रहा करते थे। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का उसे कहता है क्या वाकई में? तुम्हारा सामा जियोन कहता है कि हाँ वाकई में। जब किसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ पर शायद हमें लूटने के लिए आए हो। तो सामा जियोन कहता है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वो लड़की उसे कहती है तुम यहाँ पर आदू के घर को अपना घर क्यों कह रहे हो? वो तो आदू का घर है, आदू वहाँ पर रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि आदू का कोई बड़ा भाई है जो कि तुम्हारे जैसा दिखता हो, तुम दोनों तो बिल्कुल चोर चक्कू की तरह दिखाई देते हो और उसका तो यहाँ पर वैसा कोई बड़ा भाई है नहीं। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ चोल वो कहता है ये बच्चे तो हमें यहाँ पर चोर उचक्का कह रहे हैं। जब किसी के साथ लड़का उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इन अंकल्स के साथ इस तरह की बात क्यों कर रही हो, तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें इनके बारे में नहीं पता, इस तरह के अगली फेस वाले अंकल आदू के अंकल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ना ही उसके ब्रदर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कोई लुटेरे हैं जो कि यहाँ पर हमारे गाँव को लूटने के लिए आए हैं। चलो जल्दी से जाकर अपने गाँव के मेयर को बताते हैं। और बच्चे वहाँ पर से भाग जाते हैं। तो उनके चले जाने के बाद माँ सामा जियोन सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, ये बच्चे यहाँ पर उस घर को आदू का घर क्यों कह रहे हैं? मैंने कभी यहाँ पर किसी आदू का नाम नहीं सुना, मेरी फैमिली कहाँ पर चली गई? अगर यहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ पर चले गए हैं? लेकिन खैर वो दोनों अब यहाँ पर से अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसे जाकर कंफर्म करना है कि वाकई में वहाँ पर आदू रहता है या फिर उसकी फैमिली वहाँ पर रहती है। तो रास्ते में वो लोग वहाँ पर से पीच जो होते हैं वो तोड़कर खा रहे होते हैं। तो वहाँ चोल वो कहता है कि कैप्टन तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इसको पीच ब्लॉसम विलेज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पीचीज हैं, देखो तो ये कितने ज्यादा स्वीट भी है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? तुम्हारा सामा जियोन उसे कहता है कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने, मुझे बस जाकर देखना है कि मेरी फैमिली कहाँ पर है, मेरे घर में कोई आदू क्यों रह रहा है। तो वहीं पर से वो पौंड के पास वाले घर में पहुंचता है जहाँ पर घर वाकई में होता है। तो वो कहता है ये तो मेरे ही घर है, पिछले 10 साल से मैं इस घर में वापस आने के सपने देख रहा था। और वहां पर बाहर आने के बाद वो कहता है आज बिल्कुल वैसे का वैसे, 10 साल गुजरने के बाद भी ये घर नहीं बदला। तो चोल उसके पास आता है, उसे कहता है कैप्टन क्या वाकई में ये तुम्हारा घर है? तुम्हारा सामा जियोन से कहता है कि हाँ ये मेरा घर है। जैसे वो आगे बढ़ने लगता है इसी के हिसाब से पीछे से आवाज आती है, तो गाँव वाले इकट्ठे होकर वहां पर आ जाते हैं। तो बच्चे गाँव वालों को लेकर आते हैं, वो सभी लोग अपने साथ हथियार भी लेकर आए होते हैं और उनसे कहता है कि रुक जाओ, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इस घर के अंदर क्यों घुस रहे हो? तो वो लड़की जो होती है वहां पर खड़ी होती है और गुस्से के साथ उन्हें घूर रही होती है। तो जो गाँव का मेयर होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आदू के घर में क्यों जा रहे हो? क्या तुम लोग आदू को जानते हो जहाँ पर उसके साथ तुम्हारा कोई काम है? तुम लोग यहाँ पर अंदर क्यों जा रहे हो? तो वहाँ सामा जियोन उनसे कहता है कि ये घर आदू का कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा है, ये मेरी सामा फैमिली का घर है, हम लोग तो अपने एंसेस्टर्स के समय से इस घर में रह रहे हैं और ये प्रॉपर्टी भी हमारी सामा फैमिली की है। तो अंकल उसे कहते हैं कि लड़के तुम हो कौन? तुम्हारा सामा जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं शायद आपको जानता हूँ, मिस्टर जैंग। क्या आप मिस्टर जैंग ही है ना? तो वो उसे कहता है हाँ मैं मिस्टर जैंग हूँ, मैं इस गाँव का चीफ हूँ। तुम मुझे जानते कैसे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गाँव में
नहीं देखा। तो वहाँ जियोन जो होता है भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर मास्टर जैंग के हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या वाकई में आप यहाँ पर मुझे नहीं पहचानते? हाँ, मैं काफी बड़ा हो गया हूँ, 10 साल भी तो गुजर गए हैं। मेरा नाम सामा जियोन है, मैं इस घर में रहा करता था अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। हम 4 बच्चे यहाँ पर रहते थे, शायद आप भूल गए हैं। तो मिस्टर जैंग जो होते हैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो हैरान होते हैं, फिर साथ ही कहते हैं क्या वाकई में तुम वही सामा जियोन हो? 10 साल पहले यहाँ पर से एक बच्चा एक स्क्वाड के साथ गया था और वहाँ पर से मिसिंग हो गया था, शायद वो मर गया या किडनैप हो गया, कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो क्या तुम वही बच्चे हो? तो हमारा जियोन उनसे कहता है जी मिस्टर जैंग, मैं वही बच्चा हूँ। और साथ ही अपने माथे के ऊपर एक कट का निशान उनको दिखाता और कहता है कि शायद आपको ये निशान देखने के बाद कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि ये निशान आपको याद है मुझे कब लगा था। उस लड़के वूक ने मुझे पत्थर के साथ मारा था, तो उस वक्त आप ही ने हमारे झगड़े को सुलझाया था। तो मिस्टर जैंग कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो वाकई में सामा जियोन हो। तुम इतने साल कहाँ पर थे और अचानक से वापस कैसे आ गए? और साथ ही उसके गले लगकर वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। तो यार उसके बाद वो घर के अंदर आते हैं तो मेयर उसे वहाँ पर चाय देते हैं और उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम वही बच्चे हो? हमें अच्छी तरह से याद है कि आज से 12 साल पहले तुम एक एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर जाना चाहते थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत ज्यादा रोका भी था, लेकिन इसके बावजूद तुम उस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर चले गए थे कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन कभी वापस नहीं आ सके। तो इतने सालों तक तुम कहाँ पर थे? तुम्हारा सामा जियोन उनसे कहता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। कुछ लोगों ने हमारी एस्कॉर्ट के ऊपर अटैक किया और वहाँ पर सभी लोगों को मार डाला और बच्चों को किडनैप कर लिया था, सभी को बंदी बनाकर ले गए थे। और पिछले 12 साल से मैं वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और फाइनली मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। तो यहीं पर बैठे बैठे मैं सामा जियोन जो होता है वहीं पर फिर से अपनी बैक फ्लैश मेमोरी में चला जाता है कि इतने सालों से वो क्या कर रहा था, वहाँ पर उसे क्या क्या काम करने पड़े। तो सामा जियोन जहाँ पर एक और स्वॉर्ड सुप्रीम के साथ फाइट कर रहा था जो कि डिमोनिक लॉर्ड होता है, तो उसे 10 डिमोनिक लॉर्ड को हराना था तभी वो आजाद हो पाता, और उनमें से एक और डिमोनिक लॉर्ड जो होता है वो उसके साथ फाइट कर रहा है। तो जिस डीमन लॉर्ड से उसकी फाइट होती है वो अपने आप को हिमनली स्वॉर्ड डीमन कहता है। तो वो स्वॉर्ड डीमन कहता है कि 300 साल गुजर गए हमारे हिमनली डीमन किंग को मरे हुए, और उसके बाद से डिमोनिक पाथ का कोई भी लीडर नहीं है। डिमोनिक पाथ को यूनिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे अपने कल्ट लीडर के लिए, तो वो यहाँ पर सबको यूनिफाई कर लेगा, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ह्यूमन रीचिंग डिमोनिक कल्ट के मास्टर ने ये फैसला किया है कि वो डिमोनिक कल्ट को दोबारा से रीयूनाइट करेगा और बाकी के सभी 10 डिमोनिक लॉर्ड्स को अपने नीचे लेकर आना चाहता है, तो उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि वो कमीना एक न एक दिन मेरे तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वो वाकई में ऐसा करना चाहता है, उसे अपनी पावर के साथ ये सब कुछ करना चाहिए। तुम्हारे जैसे एक बच्चे को यहाँ पर बेचकर वो क्या साबित करना चाहता है कि वो अपने लैकीज के साथ ये सब कुछ करवाकर खुद यहाँ पर डिमोनिक लॉर्ड बन जाएगा? वो ह्यूमनली डीमन किंग कभी नहीं बन सकता। सामा जियोन से कहता है लेकिन तुम आखिरी बचे हो, बाकी के 9 डिमोनिक लॉर्ड तो पहले यहाँ पर अपने घुटने टेक चुके, और अगर तुम यहाँ पर अपने घुटने नहीं टेकोगे तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे, और वैसे भी तुम्हें मारने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद ह्यूमनली स्वॉर्ड डीमन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस दुनिया में आजादी नाम की कोई चीज है? जब तुम डिमोनिक कल्ट के साथ जुड़ जाते हो तो उसके बाद आजादी तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकती, तुम हमेशा के लिए गुलाम बन जाते हो। तुमने कहा कि तुमने बाकी के 9 लॉर्ड्स को हरा दिया, और अगर तुमने आज यहाँ पर मुझे भी हरा दिया तो उसके बाद तुम यहाँ पर डिमोनिक वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाओगे, और अगर तुम चाहो तो इतनी पावर के साथ तुम यहाँ पर ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट के लीडर ह्यूमनली डीमन किंग भी बन सकते हो। लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर से जाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे, और उसी के साथ ही वाकई बढ़कर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाते हैं और सामा जियोन उनकी सभी स्ट्राइक्स को फेस करता है। हालांकि वो स्वॉर्ड डीमन है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी देर के बाद स्वॉर्ड डीमन घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और कहता है कि लड़के मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम वाकई में स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इसी के साथ ही स्वॉर्ड डीमन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता और मर जाता है, और हमारा सामा जियोन जो होता है वो खुश हो जाता है और कहता है फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर लिया है। तो इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, और हमारा सीन प्रेजेंट में आने के बाद सामा जियोन उनसे कहता है कि अगर मैं आपको अपनी पास्ट मेमोरीज का बताऊं भी पिछले 12 साल से मैं क्या कर रहा था तभी आपको यकीन नहीं आएगा। बस इतना समझ ले कि मुझे यहाँ पर किडनैप कर लिया गया और उसके बाद मुझे जाकर किसी को बेच दिया गया था और किसी तरीके से मैं वापस आ गया हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जैंग कहता है तुम्हारे साथ तो वाकई में बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन खैर अब तुम यहाँ पर वापस आ गए हो। तो सामा जियोन उनसे कहता है कि मेरी फैमिली का क्या, मेरे छोटे बहन भाई और मेरी माँ कहाँ पर है? तो इसी के साथ मिस्टर जैंग उसे कहता है कि तुम्हारे छोटे बहन भाई वो तो इस घर को छोड़कर चले गए हैं, वो एक दूसरे गाँव में चले गए हैं, सो ह्यूइंग नाम के गाँव में चले गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद सामा जियोन काफी हैरान होता है, कहता है लेकिन वो यहाँ पर से क्यों चले गए? तो मास्टर जिंग उसे कहता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं इस बारे में पता, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद तकरीबन 6 साल पहले वो लोग इस गाँव को छोड़कर चले गए थे। वो 6 साल पहले उस गाँव में चले गए सोह्योंग में, और वहीं पर जाकर बस गए और अभी वहीं पर जाकर रह रहे हैं। तो वहाँ जियोन जो होता है रात वहीं पर गुजारता है मास्टर जैंग के पास, और उसके बाद सुबह के वक्त वहाँ से सोह्योंग के लिए अपने ब्रदर्स और अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और उनसे कहता है ठीक है मैं सोह्योंग में जाता हूँ, जाकर अपने बहन भाइयों को ढूंढता हूँ। और वहीं पर रास्ते में जाते हुए अपनी फिर से उनकी बातें याद आती है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है, पिछले साल उसकी माँ का देहांत हुआ था। तो जैंग उसे कहता है कि लास्ट ईयर मैं तुम्हारे ब्रदर्स के पास गया था, वहाँ जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ था उसी वक्त उन्हें वहाँ पर देखा था और उनकी हालत अच्छी नहीं थी। तो इसी के साथ ही जियोन जो होता है वो एक क्लिफ के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर बैठ के जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने उस दिन आपकी बात नहीं मानी थी, आपने कहा भी था कि ना जाओ इस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर ना जाओ, लेकिन मैं फिर भी उस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर चला गया था, और आज देखो मैं यहाँ पर 12 साल के बाद वापस आया हूँ, लेकिन तुम जा चुकी हो और मैं तुम्हें
तुम्हें देख भी नहीं सकता, प्लीज मॉम मुझे माफ कर देना। लेकिन अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में सोयोंग का दिखाया जाता है। वो लोग सोयोंग में पहुंचते हैं, वहां पर स्लम एरिया में जहाँ पर झोपड़पट्टी होती है वहां पर पहुंचता है। एक छोटा सा घर होता है, वो उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो हमारा जॉन कहता है कि मेरी फैमिली वाकई में टूटे फूटे घर में रहती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो चोलवू से कहता है कैप्टन क्या हो गया, तुम जहाँ पर घर के बाहर खड़े हो क्या तुम अंदर नहीं जाओगे, तुम जहाँ पर कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि मैं इतने सालों तक अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे अंदर जाते वक्त थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। तो कैप्टन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब हम लोग दुश्मन की टेरिटरी में जाते थे तुम जहाँ पर उनका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते और सभी लोगों को मार डालते थे, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों से मिलने के लिए तुम इतना ज्यादा डर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि तुम तो बस ही करो, ये वैसी सिचुएशन नहीं है, ये काफी अलग सिचुएशन है। तो चोलवू से कहता है कि अच्छा बताओ ये कैसे अलग हुई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा तोड़ सकता हूँ या दरवाजे को खोल सकता हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं दरवाजा तोड़ना नहीं है, मैं अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए उन्हें डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। फिर साथ ही जॉन उसे कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने साल मैं उनसे दूर रहा और फाइनली मैं जहाँ पर उनसे मिलने वाला हूँ, मैं उन लोगों से क्या कहूंगा कि मैं कहाँ पर था, क्या कर रहा था। अगर उन लोगों ने पूछा कि मैं वापस क्यों नहीं आया तो फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा, मेरे बिना वो लोग यहाँ पर कैसी जगह के पर रह रहे हैं। तो चोलवू से कहता है कि बहुत साथ हम लोग जाते हैं और जाकर थोड़ा सा पैसा कमा कर ले आते हैं और उस पैसे के साथ इनको एक अच्छा सा घर बना देते हैं, तो क्यों ना हम लोग जाकर उनसे बात करें। तो माँ जॉन उसे कहता है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, अगर मैं बताता तो मैं अपने साथ ढेरों सारे पैसे लेकर आता, लेकिन खैर अब मुझे यहाँ पर अपने बहन भाइयों से मिलना ही होगा। और उसी के साथ जॉन आगे बढ़ता है, दरवाजे के पर नॉक करने लगता है। जैसे वो नॉक करने लगता है उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की उनसे कहती है कौन हो तुम और यहाँ पर हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो। तो जॉन उस लड़की की तरफ देखता है, वो उसकी छोटी बहन होती है। उसे देखने के बाद हमारा जॉन जोधा से अपनी मेमोरीज याद आती है, कैसे वो अपनी छोटी बहन को अपने कंधे के ऊपर बिठाकर उसके साथ खेला करता था। तो उसे देखते उसे पहचान लेता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो चोलवू होता है वो कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है कैप्टन, इतनी खूबसूरत लड़की हमने कभी नहीं देखी। जैसे वो इतनी बात करता है तो उसी के साथ ही हमारी लड़की जो होती है वो बेचारी वहीं पर डर जाती है और कहती है कौन हो तुम लोग और जहाँ पर तुम लोग मेरे बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। तो हमारा जॉन जो होता है आगे बढ़ता है, वहाँ पर चोलवू के मुंह पर पंच मारता है और उसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़की क्या तुम्हारा नाम सामा जिन है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मेरा नाम सामा जिन है, लेकिन तुम मेरे नाम के बारे में कैसे जानते हो। हमारा जॉन जो होता है जैसे इस बात को कंफर्म कर लेता है कि वो उसकी बहन है तो भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो। तो जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ उसे उसके हाथों के अंदर से एनर्जी महसूस होती है और हमारा जॉन जो होता है वहीं पर खामोश हो जाता है, जबकि हमारी जिन उससे पूछ रही होती है क्या तुम हो कौन और तुमने मेरे हाथ क्यों पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो नहीं पहचानती कि उसका भाई, ऐसी वजह से वो डर जाती है कि पता नहीं कौन ठरकी है जिसने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं। जबकि हमारा जॉन उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को महसूस कर रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर जिन एनर्जी जो होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है। तो हमारी जीना जो होती है उसे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो तुम हो कौन, और इसी के साथ जब वो पीछे की तरफ अपना हाथ खींचती है तो बेचारी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो हमारा जॉन उसे कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, तो मैं यहाँ पर गिराना नहीं चाहता था। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक और लड़का निकल कर आता है और वो गुस्से वाला लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, कमीनों कहीं के मत मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो लड़का जो होता है भागता हुआ आगे बढ़ता आकर उनके ऊपर अटैक करने लगा है। तो चीना कहती है कि लिटिल ब्रदर प्लीज यहाँ पर इन लोगों को देखो, पता नहीं कौन लोग हैं। ये मोटा लड़का जो है ये भी यहाँ पर हमारे जॉन का छोटा भाई है, इसका नाम होया होता है, यानी सामा हो होता है, तो वो इसे प्यार से होया कहता है। तो इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा जो सामा जॉन होता है वो उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा था, वो उसके अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा था। तो हमारा जॉन उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम सामा हो है। तो वो कहता है कि हाँ मेरा नाम सामा हो है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कॉन्कॉर्डियन माइंड एसोसिएशन को ज्वाइन कर रखा है और तुम कमीने ब्लड एक्स गैंग के लोग यहाँ पर आकर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों से कहा था तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मेरी बहन को दोबारा तंग मत करना कमीनों, मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा जॉन इस बात से और भी हैरान होता है कि यहाँ पर ये कौन सी कॉन्कॉर्डियन माइंड एसोसिएशन और साथ में ब्लड एक्स गैंग के बारे में बात कर रहा है। लगता है कि इन लोगों की अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो तीसरा ब्रदर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आज हमारी माँ की डेथ एनिवर्सरी है और आज के दिन तुम यहाँ पर किसी की जान लेना चाहते हो। तो हमारा समझ जॉन जो था वहाँ पर अपने तीसरे भाई की बात सुनने के बाद हैरान होता है और कहता है कि मेरी माँ आज के दिन मरी थी और ये यहाँ पर आज उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं। और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है ये मेरा तीसरा भाई हियोन है, क्योंकि ये भी देखो कितना ज्यादा समझदार हो गया और जिस तरह से ये बातें कर रहा है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर छोटे भाई होया ने यहाँ पर किसी गैंग को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर जो हमारा हियोन है वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हियोन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, इस तरह के टाइम्स के ऊपर मेरी गैंगस्टर्स वाले लोग से काम आएंगे, तुम्हारा यहाँ पर अच्छाई का काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और इसी के साथ ही हमारा सामा जीवन सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इनके सामने अपने आप को जाहिर कर सकता हूँ कि मैं इनका भाई हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमारा होया जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ अपना नाइफ लेकर आगे बढ़ता है और हमारे सामा जीवन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपना ब्लेड लेकर हमारे सामा जीवन के करीब पहुंच रहा
होता है, चोल वो बीच में आता है और आकर उसके नाइफ को पकड़ लेता है और उसका नाइफ पकड़ने के बाद उसे वहीं पर ब्लॉक करता है और साथ ही उसके नाइफ को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो होया भी इस बात से काफी सा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने कैसे कर दिया, तुम एक मॉन्स्टर हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर हमें मॉन्स्टर कह रहे हो, पहले तुम यहाँ पर हमें एक बैंडेड कह रहे थे, लुटेरा कह रहे थे, और अब यहाँ पर तुमने हमें मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया है। तो होया कहता है कि यार तुम क्या खाते हो, कहीं तुम्हारी बॉडी स्टील के साथ बनी है, जरा देखो तो सही इसके मसल्स वसल्स, और तुम हट्टे कट्टे बंदे कहीं के, तुम वाकई में एक चोर और एक थीफ और एक मॉन्स्टर हो। तो ये तीनों बातें सुनने के बाद हमारा चोल वो जो तो और भी गुस्सा आ जाता है, कहता है अपनी बकवास बंद करो, हम इनमें से कुछ भी नहीं है, क्या हम तुम्हें यहाँ पर चोर लुटेरे दिखाई देते हैं। जबकि सामाजियन आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, और साथ ही उन्हें अपने बारे में बताने लगता है कि मैं कौन हूँ। जब उसे अपने बारे में बताने लगता है, इसी के साथ होया कहता है ये कमीने तो ब्लड डेक सेक्टर से हैं। तो इसी के साथ पीछे से कुछ लोग निकल कर आते हैं, तो ये वाकई में ब्लड डेक सेक्टर से होते हैं और वो लोग यहाँ पर आते हैं और उनका घर खाली करवाने के लिए। तो वो लोग वहाँ पर आने के बाद उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कहा भी था कि यहाँ पर मुझे नजर मत आना, फिर भी तुम कमीने लोग यहाँ पर आकर इसी जगह में रह रहे हो। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब यहाँ पर ये नए लोग कौन है जो तुम्हारे साथ हैं। ब्लड डेक्स गैंग का जो कैप्टन होता है वो उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से कहा था ना कि इस जगह को खाली कर देना, या तो तुम्हें टैक्स देना होगा या फिर इस जगह को खाली करना होगा। और साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उस नए लड़के यानी सामाजियन से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, अब तुम कौन हो, क्या तुम इनके कोई रिलेटिव हो या फिर इन्हें मदद करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। जबकि एक बंदा जो होता है हमारे चोलबू के सामने जाकर खड़ा जाता है और कहता है कि ये बंदा तो काफी हट्टा कट्टा है, क्या ये एक मॉन्स्टर है। तो होया चलाकर कहता है कि हम लोग कंकॉर्डियन माइंड एसोसिएशन से हैं और तुम यहाँ पर हमारे टेरिटरी में बिल्कुल भी नहीं आ सकते, ब्लड डेक्स गैंग का इसके टेरिटरी में कोई काम नहीं है। तो हमारा सामाजियन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इसका मतलब यह है कि ये ब्लड डेक्स गैंग के कमीने लोग गुंडे हैं जो कि यहाँ पर मेरी फैमिली को तंग कर रहे हैं। तो ब्लड डेक्स गैंग का कैप्टन उसे कहता है कि हम लोगों ने पहले भी तुमसे कहा था कि हमें यहाँ पर इस जगह के ऊपर अपना कुछ बनाना है, इसी वजह से तुम्हें इस जगह को खाली करना होगा, लेकिन तुम कमीने कहाँ मेरी बात सुनते नहीं हो, और इस बार यहाँ पर हम लोग तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालने के लिए, और अगली बार हम तुम्हें मार डालेंगे अगर तुम इस जगह के ऊपर दिखाई दिए। तो है उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और हमें धक्के मारकर दिखाओ, वरना मेरी गैंग के लोग यहाँ पर आ ही जाएंगे। तो इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है वहां पर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन इससे पहले वो हमारे सामाजियन के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। जैसे वो वहां पर उसे थप्पड़ मारता है, इतनी देर में वहां पर उसके जो कंधे के ऊपर तलवार होती है वो निकलती है, उसकी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। सामाजियन इतनी तेजी के साथ उसकी गर्दन काट देता है, कोई देख भी नहीं पाता, और उसके साथ ही हैरान हो जाता है कि ये अचानक से हुआ क्या। वो सभी लोग अपनी अपनी तलवारों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि इस कमीने ने यहाँ पर हमारे कैप्टन को मार डाला, जल्दी से आगे बढ़ो। जबकि हमारा सामाजियन जो होता है चोलवू से कहता है कि सभी को मार डालो, और चोलवू कहता है कि हाँ क्यों नहीं कैप्टन, अभी यहाँ पर सभी का काम तमाम कर देता हूँ। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही हमारा चोलवू जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है, उन सभी को पंचेस मारना स्टार्ट करता है। उसके पंचेस इतने हैवी होते हैं कि वो सिर्फ पंचेस के साथ उनकी तलवारें भी तोड़ देता है, और साथ ही उनकी बॉडी के अंदर होल किए जा रहा था। जिसके सर पे मारा उसका सर फूट गया, जिसके पेट में मारा उसके पेट में होल हो गया। तो वो कहता है ये सारे के सारे तो बस आम से कचरा थग्स थे, इनके पास में मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन भी नहीं थी, लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज कर दिया, इनकी बॉडीज तो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। ये देखने के बाद होया काफी सा घबरा जाता है, कहता है कि ये कैसे हो गया, इसने यहाँ पर ब्लड डेक्स गैंग के लोगों को सिर्फ पंचेस मारकर कैसे मार डाला, आखिर ये लोग कौन है, आखिर इन लोगों को यहाँ पर किसने भेजा होगा। तो चोलवू से कहता है कि बच्चे क्या अब तुम्हें दिखाई दिया, हम लोग ब्लड डेक्स गैंग के साथ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम तुम्हारी साइड के ऊपर हैं। तो वो कहते तो फिर तुम लोग कौन हो। तो हमारा सामाजियन आगे बढ़ता है, कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, पहले मैं तुम लोगों को तुम्हारे बारे में बताता हूँ, होया, यूना और जीना, क्या तुम लोगों को याद आया कि मैं कौन हूँ। और साथ ही वो अपने माथे के ऊपर उन्हें अपना निशान दिखाता है। जैसे वो अपना निशान दिखाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें पहचाना कि मैं कौन हूँ। तो सबसे छोटा ब्रदर ह्योन जो होता है वो कहता है कि ये स्कार ये तो हमारे ब्रदर के ऊपर था, सामाजियन ये स्कार तो हमारे ब्रदर सामाजियन के ऊपर था। तो इसी के साथ ही उनसे कहता है हाँ मैं वापिस आ गया हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई वापिस आ गया। तो ह्योन भागता हुआ जाकर उसके गले लगकर रोना शुरू कर देता है। तो सामाजियन कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे वापस आने में बहुत ज्यादा देर हो गई, लेकिन तुम लोगों के साथ क्या हुआ, इतना अरसा गुजर गया और तुम लोग यहाँ पर इस हालत में क्यों यहाँ पर रह रहे हो। तो ह्योन कहता है कि अंदर चलें ब्रदर, हम आपको सारी स्टोरी बताते हैं, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। तो सभी लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चोलवू कहता है कि ये बच्चा मुझे इसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आया। तो चोलवू जो होता है हमारे सामाजियन से कहता है कि कैप्टन मुझे ये बच्चा बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको याद होगा कि हमारी स्क्वाड में भी बहुत सारे इस तरह के बच्चे थे जो इस तरह के बहुत सारे उतावले थे और उन्हें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की जल्दी थी। तो हमारा होया कहता है कि मुझे समझ नहीं आई कि तुम यहाँ पर इसे कैप्टन क्यों कह रहे हो, बिग ब्रदर, तुम मेरे ब्रदर को बिग ब्रदर भी तो कह सकते हो। तो चोलवू से कहता है क्योंकि इसने यहाँ पर एक बार हमारे कैप्टन को चैलेंज कर दिया था, जब ये कैप्टन नहीं बना था उस वक्त इसने कैप्टन को चैलेंज किया और कैप्टन ने इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। उस दिन के बाद से सभी लोग इसे कैप्टन ही कहते हैं और मैं भी इसे कैप्टन ही कहता हूँ। तो हमारा सामाजियन उसे कहता है वॉइस ट्रांसमिशन के साथ कि प्लीज यहाँ पर उनके सामने डिमोनिक गर्ल की बात मत करना। सामाजियन उनसे कहता है कि चोलवू को असल में मुझे यहाँ पर ब्रदर कहना पसंद नहीं है, इसी वजह से वो मुझे कैप्टन कहकर पुकारता है। छोड़ो इन सभी बातों को, तुम लोग बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो आजकल, तुम सभी लोग क्या करते हो। तो ह्योन उसे कहता है कि मैंने इस एस्कॉर्ट एजेंसी को ज्वाइन कर लिया है, मैं उन्हीं के साथ ही काम करता हूँ और कुछ पैसे कमा लेता हूँ। तो हमारा ह्योन कहता है लेकिन मदर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी क्योंकि तुमने यहाँ पर एस्कॉर्ट एजेंसी को ज्वाइन किया, ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी। तो वो कहता है हाँ ये बात उनको बिल्कुल
अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। हियोन कहता है कि मदर हमेशा तुम्हारी बात करती थी क्योंकि तुम भी एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ गए थे और कभी वापस नहीं आ पाए, इसी वजह से मदर नहीं चाहती थी कि मैं भी यहाँ पर एक एस्कॉर्ट एजेंसी को ज्वाइन करूं। होया कहता है कि हाँ वो गुस्सा तो होंगी ही ना, क्योंकि हमारा बड़ा भाई जो यहाँ से गायब हो गया था वो एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ गया लेकिन कभी वापस नहीं आ पाया, इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि वो ये जॉब करे और उन्होंने कितनी बार इसे मना भी किया लेकिन इसके बावजूद इसने इस जॉब को छोड़ा नहीं। तो हियोन उसे कहता है कम से कम मैं यहाँ पर कुछ पैसे तो कमा कर लाता हूँ, वो भी ईमानदारी के साथ, तुम्हारी तरह नहीं सारा दिन यहाँ पर गैंगस्टर्स के साथ घूमता रहता हूँ और गली में लोगों के पास से पैसे छीनता हूँ। तो होया कहता है कि नहीं तुम क्या कह रहे हो, हम लोग यहाँ पर किसी के पास से पैसे नहीं छीनते, हम लोग यहाँ पर गुंडे जरूर है लेकिन हम लोग पैसे नहीं लेते। तो हियोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कॉन्कॉर्डेंट माइंड इस एसोसिएशन के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम लोग यहाँ पर कमजोरों के पास से भी फीस लेते हो, तुम लोग यहाँ पर दुकानदारों के पास से भी पैसे लेते हो और सारे पैसे के साथ ही तुम्हें यहाँ पर सैलरी मिलती है, वही पैसा तुम घर लेकर आते हो और मुझे तुम्हारी हराम की कमाई बिल्कुल नहीं चाहिए। तो होया उसे कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें कहा ना कि ये वैसी कमाई बिल्कुल भी नहीं है, ये वैसा पैसा नहीं है, लेकिन बताओ मैं और क्या करूं, मेरे पास कोई और काम करने को है इस घर को चलाने के लिए और हमारी जीना के इलाज के लिए, यही सब कुछ करना था। तो जीना वहां पर आती है, वहां पर खाने की प्लेट रखती है और गुस्सा हो जाती है और कहती है बस करो, तुम लोग हर वक्त आपस में लड़ते रहते हो, 12 साल के बाद हमारा बड़ा भाई घर वापस आया, तुम लोग लड़ रहे हो। इसी के साथ जीना के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, वो अपने नाक पे हाथ रखकर वहां पर साइड के ऊपर हटती है। तो हमारा सामा जीवन भागता हुआ जाता है और कहता है कि इसे क्या हुआ है, क्या इसकी तबीयत खराब है, साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी के अंदर जीन एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जीवन उन लोगों से कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीन एनर्जी है, क्या तुम लोग यहाँ पर इसका कोई इलाज करवा रहे हो। तो होया कहता है ब्रदर तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर पता चल गया, मैंने महसूस कर लिया। बताओ कि इसको तुमने किसी डॉक्टर को चेक करवाया, डायग्नोसिस क्या थी, डॉक्टर ने क्या बताया है। तो हियोन उसे कहता है कि हम यहाँ पर अपने एरिया के हर डॉक्टर के पास जा चुके हैं लेकिन कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाया, इसी वजह से हमें यहाँ पर अपने गाँव को छोड़कर इस जगह के ऊपर आना पड़ा। एक डॉक्टर जिसने यहाँ पर तुम्हारे जैसी बात की थी उस डॉक्टर ने भी कहा था कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल जीन एनर्जी है जो कि बहुत ही जल्दी इसकी बॉडी को अंदर से कमजोर कर रही है, इसी वजह से उस डॉक्टर को दिखाने के लिए हम लोग इस गांव में चले आए। वो डॉक्टर एक बार हमारे गांव में गया था और उसने वहां पर जाकर जीना का इलाज किया, कुछ मेडिसिन के साथ इसकी हालत बेहतर हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पर उस डॉक्टर के लिए जब पता चला कि उस डॉक्टर का क्लिनिक इस गाँव में है तो हम लोग 6 साल पहले इस गाँव में शिफ्ट हो गए थे जीना के लिए, सिर्फ हम लोग इस गाँव में आए थे ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। उस डॉक्टर के पास से हम लोग हर साल जाते और जाकर मेडिसिन लेकर आते हैं और इसकी कंडीशन कुछ बेहतर रहती है, लेकिन देखा जाए तो कुछ अरसा हो गया इसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। तो होया उसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्टर की मेडिसिन का असर है कि ये जो भी बीमारी है वो स्लो हो गई है जिसकी वजह से जीना अभी तक जिंदा है, वरना जीना कब की मर चुकी होती। तो जियोन उनसे कहता है क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है। तो हियोन उसे कहता है कि परमानेंट इलाज के बारे में हमें फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे इसके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर इलाज का खर्चा बढ़ता जा रहा है। उस डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज है लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, इतना ज्यादा पैसा कि हम लोग अपनी सारी जिंदगी में भी इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर सच्ची बताएं तो हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पर भी ये खर्चा बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं यहाँ पर होया के ऊपर इल्जाम लगाता हूँ कि वो ये गैंगस्टर्स वाला काम छोड़ दे, लेकिन वो यहाँ पर जो गैंगस्टर वाला काम करता है उससे काफी सारा पैसा आता है जिसके साथ हम जीना की मेडिसिन अफोर्ड कर पाते हैं और मेरी एस्कॉर्ट एजेंसी की जॉब के साथ तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है, यानी कि हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब है और अगर इस तरह चलता रहा तो हम एक्सपेंसिव इलाज बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और जीना मर जाएगी। और हियोन वहीं पर रोना शुरू कर देता है। जब वो वहाँ पर रो रहा होता है तो जियोन आगे बढ़ता है, कहता है कि अब तुम दोनों को यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है ना, अब यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, जीना का इलाज भी होगा और हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। अब तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर घर के सारे मामलात को संभालूं। जियोन उनसे कहता है कि पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे जीना को लेकर और जाकर उससे पूछेंगे कि इसके इलाज में कितना खर्च आएगा। परमानेंट इलाज के लिए हमें यहाँ पर उससे पूछना पड़ेगा। तो हियोन कहता है ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जाओ जाकर तुम रेस्ट कर लो, तुम और ब्रदर चियोलवू रेस्ट कर लो। तो उन दोनों ब्रदर्स के पास चले जाने के बाद हमारा चियोलवू और हमारा जियोन दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं। तो हमारा जियोन होता है वो चियोलवू से पूछता है कि बताओ हम अपने साथ कितना पैसा लेकर आए हैं। तो वो उसे कहता है कि हम अपने साथ कुछ भी पैसा नहीं लेकर आए, बैंडिट्स के पास तुम्हें पता है जो पैसे मिले थे हमने वहाँ पर बांट दिए थे। कैप्टन तुम्ही ने तो कहा था कि सारे के सारे पैसे वहाँ पर गरीबों में बांट दो जिन लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था, इसलिए हम अपने साथ बहुत ही कम पैसा लेकर आए हैं। अगर हम वो सारे का सारा पैसा ले आते तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर एक महल बना सकते थे। तो सामा जियोन उसे कहता है कि वो सारे का सारा पैसा गरीबों से लूटा हुआ था और उन सभी को वापस जाना चाहिए था। सच्ची बताऊं तो मैं यहाँ पर उन कमीने लोगों के उस पैसे को टच भी नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने पैसा नहीं लिया, वरना अब मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मैं पैसे लेकर आने चाहिए थे। तो चियोलवू से कहता है लेकिन कैप्टन अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हम लोग उस चीज को बेच सकते हैं जो हम लोग डिमोनिक बुद्धा टेंपल से लेकर आए थे, अगर हम उसे बेचेंगे तो काफी सारा पैसा मिल जाएगा। तो चियोलवू से कहता है लेकिन ब्रदर मुझे यहाँ पर जीना के बारे में बताओ कि उसकी कंडीशन कैसी है, क्या तुमने उसको चेक किया ना, तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो ठीक हो सकती है। तो जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर ही बता सकता है, मैंने उसकी बॉडी को चेक किया, उसकी बॉडी के अंदर यांग एनर्जी बहुत ज्यादा कम है और जिन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर ही यहाँ पर परमानेंट इलाज बता सकता है कि
जाए और उसको कैसे ठीक किया जाए, वरना जिस तरह से जिन एनर्जी बढ़ती जा रही है उसकी बॉडी अंदर से फ्रीज हो जाएगी और वो बच नहीं पाएगी और बहुत ही जल्दी वो मर जाएगी। तो जियोन उसे कहता है लेकिन ब्रदर तुम अपनी यंग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो ये करना आता है और तुम पहले भी ये कर चुके हो, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो सामा जियोन उसे कहता है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है, मैंने ट्राई किया, जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था मैंने अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है कि कैसे उसकी बॉडी के अंदर यंग एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। हमें इस सब में बहुत ज्यादा जल्दी करनी होगी, जल्दी से पैसे लाकर डॉक्टर से उस इलाज के बारे में पूछना होगा ताकि हम लोग उसका इलाज करवा सके, वरना वो बच नहीं पाएगी। तो नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि ये सभी भाई बहन जो होते हैं हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो वहां तो रश लगा होता है। हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि ये लोग कहते हैं कि लगता है कि लाइन में लगना पड़ेगा, जहां पर तो बहुत ज्यादा पेशेंट है, इतना रश तो हमने पहले कभी नहीं देखा। सामा जियोन कहता है कि जितना ज्यादा यहाँ पर रश है, हम लोग सुबह सुबह के वक्त आए थे ताकि सुबह के वक्त रश ना हो, लेकिन फिर भी इतने पेशेंट्स है, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर वाकई में अच्छा होगा जिस डॉक्टर के पास हम लोग गए हैं। तो इसी के साथ ही होया उसे कहता है कि ब्रदर हाँ डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस है, इस इलाके में सिर्फ एक ही तो डॉक्टर है, इसी वजह से आसपास के गाँव के लोग भी यहीं पर इलाज के लिए आते हैं, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाकर अपने ब्रदर से बात करके आता। और वहाँ पर सामने उसकी कंकॉर्डेंट माइंड एसोसिएशन के ग्रुप के लोग होते हैं, यानी उसकी गैंग के लोग होते हैं, वो जाकर उनसे ग्रीट करता है, जाकर उनको हेलो हाई करता है ताकि उनके साथ ताल्लुकात बनाकर अंदर जाया जा सके। चोल वो उनसे कहता है कि ये क्या कर रहा है और वो लोग कौन है। तो इसी के साथ ह्योन उनको बताता है ये इसके गैंग के लोग हैं। हालांकि इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, यानी कि इन लोगों को यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं मिलती, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर आते हैं और आकर इन गरीबों के पास जो पैसा इन्हें मिलता है, यानी टिप के तौर पर जो पैसा इन्हें मिलता है वो रख लेते हैं। बस यहाँ पर ये समझ लो कि ये यहाँ पर लोकल पुलिस की तरह काम करते हैं और आकर यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं कि कोई यहाँ पर झगड़ा ना करे। चोल मुझे कहता है लेकिन तुमने तो कहा था ये गैंगस्टर्स हैं, फिर ये लोग यहाँ पर इतनी तमीज से क्यों खड़े हैं और सभी लोगों को इतनी आसानी से मैनेज क्यों कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही होया से कहता है कि तुम बस यहाँ पर ये समझो कि ये लो लेवल के ग्रंट्स हैं और जहाँ पर उससे ज्यादा वो कर भी क्या सकते हैं। तो होया जो होता है अपने सीनियर ब्रदर से बात करने के बाद आता है और उनसे कहता है काम हो गया, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो उन्हें अंदर लेकर जाता है और उनसे कहता है कि आ जाओ, और सभी लोग वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। इस बात से वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि होया काफी ज्यादा डिपेंडेबल है, स्पेशली हमारा चोल जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो जैसे वो लोग वहाँ पर क्लिनिक के अंदर पहुंचते हैं तो हमारा सामा जियोन कहता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि यहाँ पर तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। तो उसका ब्रदर ह्योन उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे एस्कॉर्ट एजेंसीज के लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं इस क्लिनिक में, और जो क्लिनिक काफी ज्यादा बड़ा भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स इनका इलाज करने के लिए मौजूद है, लेकिन इस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही क्लिनिक है। ह्योन से कहता है कि 6 साल पहले जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे उस वक्त तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था, वो डॉक्टर जो हमारी बहन का इलाज करता है, और उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे डॉक्टर उसके डिसाइपल बने और उसने यहाँ पर सभी को ट्रेनिंग दी और उसके बाद सभी डॉक्टर्स यहीं पर जॉब करने लगे। अब देखो यहाँ पर कुछ ही सालों में इन लोगों ने अपने हॉस्पिटल को कितना बड़ा कर लिया है। डॉक्टर सोसमा एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर और साथ में एक बहुत ही अच्छे टीचर भी है। तो हमारा सामा जियोन उनसे कहता है कि ये नाम सुनने के बाद तो लगता है कि शायद मैंने इसे कहीं पर देखा हो या फिर ये नाम कहीं पर सुना हो। तो हमारा चोल वो कहता है चलो शुक्र है कि हम कम से कम ये कोई हकीम नहीं है बल्कि कम से कम एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। तो इसी के साथ ये लोग अंदर आते हैं। तो अंदर आने के बाद हमारा हुआ जो होता है जाकर एक डॉक्टर से कहता है कि आप जाकर अपने मास्टर को बुलाकर ला सकते हैं, मैं अपनी बहन का चेकअप करवाने के लिए आया हूँ। तो मुझसे कहता है लेकिन तुम्हारी बहन का चेकअप तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद होने वाला था ना, उसका शेड्यूल चेकअप तो हफ्ते के बाद होता है। तो मुझसे कहता है हमारा बड़ा भाई यहाँ पर आया है, वो घर वापस आया तो वो चाहता है कि हम लोग दोबारा से यहाँ पर अपनी बहन को एवेल्युएट करवाएं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग अंदर जाकर रुको, मैं उसे अंदर रूम में भेजता हूँ, वहीं पर डॉक्टर सोसमा आकर तुमसे मिलेंगे। तो इसी के साथ ही वो लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जब वो लोग अंदर बैठे होते हैं तो डॉक्टर सोसमा वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आने के बाद कहता है कि मैं इस बात से काफी हैरान हुआ कि तुम लोग इस बार जल्दी यहाँ पर इलाज के लिए आ गए हो, क्या यहाँ पर कोई बुरी खबर है, क्या यहाँ पर हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं, क्या शुक्र है कि यहाँ पर मेरी मेडिसिन काम कर रही है, वरना मैंने तुम्हें जो मेडिसिन दी थी वो तो कम से कम और एक हफ्ता चलने वाली थी। डॉक्टर सोसमा आगे बढ़ता और आकर हमारी जीना को चेक करता और कहता है कि इसकी हालत तो बिल्कुल ठीक है, फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो होया उसे कहता है कि असल में यहाँ पर हमारा बड़ा भाई घर वापस आया है इतने सालों के बाद और इसी वजह से वो यहाँ पर खुद आपसे मिलना चाहता था। तो वो उसे आगे बढ़कर ग्रीट करता है, तो सामा जियोन भी उसे ग्रीट करता है। तो डॉक्टर सोसमा कहता है कि पिछले 6 साल से मैं इस लड़की का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना कि इनका कोई बड़ा भाई भी है, क्या तुम कहीं पर गए हुए थे। तो उसी के साथ ही हमारा सामा जियोन जो होता है वो कहता है डॉक्टर वाकई में बहुत ज्यादा हम्बल और एक अच्छा इंसान है, लेकिन साथ ही वो कहता है मुझे इसकी बॉडी के अंदर से मार्शल आर्ट्स की एनर्जी महसूस हो रही है, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि ये मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से इसकी बॉडी से ठीक एनर्जी निकल रही है। और दूसरी तरफ से चोल मुझसे कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि ये डॉक्टर काफी ज्यादा अच्छा है, एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से इसका इलाज कर पाएगा। सामा जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसके पास कम से कम इसकी डॉक्टरी के लिए स्किल जरूर है। तो सामा जियोन उसे कहता है कि मैं काफी अरसा के लिए घर से दूर था, मैं काफी दूर गया हुआ था और जैसे ही मैं घर वापस आया तो मुझे पता चला कि जीना की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो मैं जल्दी से भागता हुआ आपके पास इसे लेकर आया हूं ताकि मैं जान सकूं क्या इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज है या नहीं। तो डॉक्टर सोसमा उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका परमानेंट इलाज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और साथ ही वो उसको फिर से चेक करता है, चेक करने के बाद कहता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था कि इसकी बॉडी के अंदर जीन एनर्जी पहले से ज्यादा फैलती जा रही है, तुम्हारी बहन की जो बीमारी है वो और भी ज्यादा
ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और मुझे यहाँ पर खुद भी इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज परफेक्टली नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास एबिलिटीज तो है लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो मटेरियल्स है वो नहीं है। तो उनसे कहता है कि डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक आप ही ने मेरी बहन को जिंदा रखा हुआ है, अगर आप नहीं होते तो हमारी बहन कब की मर चुकी होती, इसलिए प्लीज यहाँ पर ऐसी बातें तो मत कहें कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर सोसमा उनसे कहता है कि मैंने अभी तक जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ इसकी बीमारी को रोकने के लिए किया था ताकि उसको स्लो किया जा सके, लेकिन अब इसकी बीमारी जो है और भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसकी बॉडी जो है वो अब यहाँ पर जो ग्रो कर रही है, इसी वजह से जिन एनर्जी और भी तेजी के साथ ग्रो करेगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर वो मेडिसिन काम नहीं करेंगी। तो हमारा समझ जीवन जो था उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था अगर हम लोग यहाँ पर हाई क्वालिटी की मेडिसिन को यूज करें तो क्या हम लोग उन इफेक्ट्स को और भी ज्यादा डबल कर सकते हैं। तो हमारा डॉक्टर सोसमा से कहता है कि हाँ, यहाँ पर हम लोग इसकी जो बीमारी है उसको और भी ज्यादा स्लो कर सकते हैं या फिर हम इसे परमानेंटली हील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो बहुत ज्यादा खास और महंगे हैं, क्योंकि मेरे पास इतने मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे तो मैं यूज कर देता हूँ, हमारी डिस्पेंसरी में इतने खास मटेरियल्स बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा समझ जो उनसे कहता है बताओ कि मैं किस किस्म की जड़ी बूटी चाहिए। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इसके लिए स्ट्रॉन्ग जैंग एनर्जी वाली जड़ी बूटी चाहिए होगी और उसके लिए हमें यहाँ पर एक खास किस्म की जड़ी बूटी चाहिए जिसे फायर स्पिरिट हर्ब कहा जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खास है, इतनी खास है कि उसे ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसके जैसी जैंग एनर्जी वाली दूसरी कोई जड़ी बूटी या फिर मेडिसिन ढूंढ कर ले आते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी इसके ऊपर काम करेगी। 1000 साल पुरानी फायर स्पिरिट हर्ब को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और अगर तुम्हें मिल भी गई तो मुझे लगता है कि वो इतनी महंगी होगी कि तुम लोग उसे खरीद नहीं पाओगे। और इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और जड़ी बूटी का नाम बता सकता हूँ जिसे पेट्रोलियम गोंगचियोंग कहा जाता है। गोंगचियोंग पेट्रोलियम जो है वो भी यहाँ पर काम कर सकती है। तो मैं समझ जो कहता है क्या तुम्हारे पास वो है, तो डॉक्टर से कहता है नहीं मेरे पास नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा महंगी और रेयर होती है, अगर मेरे पास होती तो मैं पहले इस लड़की के ऊपर इस्तेमाल कर चुका होता, मैं कभी यहाँ पर मरीजों के जान के साथ समझौता नहीं करता। तो समझ जीवन जो होता है वो कहता है कि इसका मतलब जो है कि हमेशा यहाँ पर वो चीज ढूंढ कर लानी पड़ेगी, यानी कि वो पेट्रोलियम गोंगचियोंग जो है उसे ढूंढ कर लाना पड़ेगा। समझ जीवन डॉक्टर से कहता है कि आपको पता है कि मुझे वो कहाँ पर मिलेगी। तो डॉक्टर उसे कहता है क्या तुमने कभी यहाँ पर सौरयोंग मर्चेंट ग्रुप का नाम सुना है। तो वहाँ ह्यून कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर इस मर्चेंट ग्रुप का नाम सुना है, वो तो हांगजू में एक बहुत ही पावरफुल और बड़ा मर्चेंट ग्रुप है। तो डॉक्टर सोसमा उसे कहता है कि हाँ उन लोगों के पास यहाँ पर ये चीज मौजूद है, वो सेंट्रल प्लेस में बहुत ही बड़ा मर्चेंट ग्रुप है और उन लोगों का बेटा एक बार बीमार हो गया था, तो पैट्रियार्च मुझे अपने साथ लेकर गए थे, उन्हें लगा कि शायद उसके बेटे को क्रोनिक मलेरिया हो गया, इसी वजह से वो इसका इलाज करवाने के लिए मुझे वहां पर बुलाकर लेकर गए। जब मैंने जाकर उस बच्चे को चेक किया तो मुझे पता चला कि उसे क्रोनिक मलेरिया नहीं है, बल्कि वो एक आम सा मलेरिया बुखार था जिसको मैं यहाँ पर आम सी बीमारी आम सी मेडिसिन के साथ ठीक कर सकता था। लेकिन उसी वक्त पैट्रियार्च ने मेरे सामने पेट्रोलियम गोंगचियोंग को रखा और उन्हें कहा कि ये बहुत ही खास जड़ी बूटी है जो अपने बेटे के इलाज के लिए वो यूज करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपने स्किल्स के साथ इस बच्चे का इलाज कर सकता हूँ नॉर्मल मेडिसिन के साथ। इसी वजह से मैंने पैट्रियार्च से कहा था कि आप इस मेडिसिन को संभाल कर रखें, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। डॉक्टर सोसमा उन लोगों से कहता है कि जब मैंने वहां पर उनसे कहा कि मुझे ये जड़ी बूटी यूज नहीं करनी, मैं मलेरिया का इलाज वैसे भी कर सकता हूँ, तो वहां पर डॉक्टर ने मेरे सामने हाफ जोकिंग एक मजाक किया, या फिर कोई मजाक था या फिर सीरियसली उसने मुझसे कहा था, उसने मुझे एक ऑफर दी थी, उसने मुझे कहा था कि अगर यहाँ पर कोई इस जड़ी बूटी को खरीदना चाहता है तो हम इसे यहाँ पर बेचने को तैयार हैं। तो हमारा सामा जीवन कहता है कि उन्होंने कितनी प्राइस बताई थी। तो डॉक्टर से कहता है कि उसने 300 टील्स बताई थी, उसने कहा था कि 300 गोल्ड यांग्स में वो यहाँ पर इस जड़ी बूटी को बेच देगा। तो ये बात सुनते ही दोनों छोटे भाई जो होते हैं वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो एक गोल्ड यांग में पूरे एक साल के लिए इसकी मेडिसिन ले लेते हैं, यानी एक से एक गोल्ड यांग से हम पूरे साल गुजारा कर लेते हैं, और जहाँ पर तुम कह रहे हो कि 300 यांग में वो सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटी बेचेगा, हम लोग इतनी महंगी जड़ी बूटी कैसे खरीद कर लाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो चोल वो कहता है कि बॉस हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम लोग जाकर उस जड़ी बूटी को लेकर आ सके। तो सामा जीवन कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, ऐसी बात है। तो चोल वो से कहता है लेकिन बॉस अगर हम लोग उस आइटम को जाकर बेच दे तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि हम लोग उस जड़ी बूटी को खरीद सकते हैं। तो ये बात सुनते ही उसे कहता है कि तुम किस चीज को बेचने की बात कर रहे हो। तो हमारा सामा जीवन जो होता है वहाँ पर चोल से कहता है कि अब दोबारा यहाँ पर डिमोनिक बुद्धा स्टफ वाली बात मत करना, तुम यहाँ पर इनके सामने घुमा फिरा कर बात कर सकते हो, डायरेक्टली बात मत करना। तो चोल उनसे कहता है कि यहाँ पर वापिस आते वक्त रास्ते में हमें यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की चीज मिली थी, एक ऑर्ब मिला था, एक क्रिस्टल ऑर्ब मिला था जो काफी ज्यादा महंगा है। हमने उसे बेचने की कोशिश की तो लोगों ने बताया था कि उसके 400 गोल्ड यांग्स मिलेंगे, इसी वजह से हम उसे बेचने के बारे में सोच रहे हैं। अगर उसे बेच दिया तो फिर हम लोग जिना के लिए मेडिसिन लेकर आ सकते हैं। तो जैसे वो इतनी बात करता है ब्रदर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही जिना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में तुम उसे बेचकर मेरे लिए मेडिसिन लेकर आ सकते हो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारा सामा जीवन अपनी बहन से कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई जाकर तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी लेकर आएगा, इसलिए तुम बस यहाँ पर रेस्ट करो। साथ ही वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर जब मैं यहाँ पर उस जड़ी बूटी को खरीद कर ले आऊंगा तो आप यहाँ पर इसका इलाज शुरू कर देना, प्लीज आप यहाँ पर उसके साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज करवाओ, मैं उस बंदे से जाकर मिलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा देता हूँ, तुम उसके पास जड़ी बूटी जाकर ले आना। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है उस मर्चेंट गिल्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर उनका पैट्रियार्च बैठा होता है। तो पैट्रियार्च होता है वहाँ पर डायरेक्टली उनसे कहता है कि मैं उस जड़ी बूटी को नहीं बेचूंगा। समझ जोन कहता है
कि इस बात का क्या मतलब है, आप यहाँ पर उस जड़ी बूटी को नहीं बेचेंगे। तो मर्चेंट गिल्ड लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्या अपनी बात को दोबारा से दोहराऊं, मैंने कहा कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। मैं एक मर्चेंट ग्रुप का मास्टर हूँ, मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ गॉन्गचोन पेट्रोलियम तुम्हें क्यों बेच दूं, जबकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी मर्जी से उसको बेचने वाला हूँ। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो, या फिर मैं तुम्हें दूसरी तरीके से समझाऊंगा कैसे यहाँ पर उससे तुम खरीद सकते हो। समझ जो ने अपने पास से वो ऑर्ब निकाल कर उसके सामने रखा होता है। वो उस क्रिस्टल को देखने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारा ये क्रिस्टल काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा प्रीमियम है, लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पर उसकी कास्ट को पूरा नहीं कर सकता। तुम इसके बदले में साथ में यहाँ पर कुछ पैसे देकर मेरे पास से जड़ी बूटी लेना चाहते हो, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। तो हमारा समझ जो उसे कहता है लेकिन तुम इसे चेक कर सकते हो, तुम इसे अप्रेस भी करवा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल असली है, ये क्रिस्टल नकली नहीं है। तो हमारा गिल्ड मास्टर से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल असली है, लेकिन इस वक्त तुम सोरियंग मर्चेंट ग्रुप के अंदर हो, जहाँ पर मैं इस गिल्ड का लीडर हूँ। मैं किसी भी चीज को देखकर ही पहचान लेता हूँ कि वो असली है या नकली है और इसकी कीमत क्या है। हाँ, मुझे पता है कि ये पर्ल बहुत ज्यादा कीमती है और जो रात के वक्त चमकता भी होगा और जो बहुत ही हाई क्वालिटी का भी है। तो हमारा जोन उसे कहता है तो फिर तुम इसे रिफ्यूज क्यों कर रहे हो। तो इसी के साथ ही मर्चेंट गिल्ड लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसे रिफ्यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कीमत 300 नियांग वाली बताई थी वो तो मैंने सिर्फ डॉक्टर के लिए बताई थी कि डॉक्टर अगर अपने लिए उसे खरीदना चाहता है तो उसे 300 नियांग में मैं बेच दूंगा। लेकिन अगर सच्ची बताऊं तो उस वक्त जब मैंने उसे कीमत बताई थी उसके बाद से मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी बात से मुकर जाना चाहिए था। ये एक बहुत ही कीमती चीज है और इतनी कीमती चीज को मैं सिर्फ और सिर्फ 300 नियांग में तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकता। मैं सिर्फ अपने बेटे के इलाज के लिए उसे सामने लेकर आया था, तो इसी वजह से मैं अपने बेटे के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था, वरना मुझे इस चीज को बेचने का कोई शौक नहीं है। तो समाज जीवन उसे कहता है लेकिन मेरी बहन के इलाज के लिए इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसी वजह से हम तुमसे यहाँ पर इसकी डिमांड कर रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे बेटे का इलाज हो चुका और तुम्हें यहाँ पर इस जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे बेटे के इलाज के लिए मैंने इस चीज को निकाला था, वरना मैं इस चीज को छुपा कर रखे हुए था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती मेडिसिन है और अगर यहाँ पर गुंडे लुटेरों को पता चल जाए तो वो लोग हमारे पर अटैक करके हमारे पास से छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक किस्म की लेजेंडरी एलिक्सर है जो कि ऐसे जो कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। इसी वजह से कोई भी यहाँ पर मेरे पास इसे लूटने की कोशिश करेगा, इसी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से मैंने इसकी एग्जिस्टेंस को छुपा कर रखा हुआ था, मैंने किसी को भी यहाँ पर इसके बारे में बताया नहीं, ना ही मैं इसको बेचना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की इमरजेंसी के लिए मैंने इस जड़ी बूटी को रखा हुआ था, ताकि मैं इस जड़ी बूटी को किसी को ना बेचूं बल्कि अपने लिए यूज करूं। डॉक्टर सोसमा ने तुम्हें रिकमेंड किया, उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कीमत मैंने सोसमा को बताई थी उसी कीमत में मैं यहाँ पर तुम्हें भी वो दे दूंगा। मैं एक मर्चेंट हूँ और मर्चेंट हमेशा यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। इस वक्त तुम्हें यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जब तुम्हें उसकी जरूरत है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें वो बेचूंगा, लेकिन मैं उस कीमत के ऊपर नहीं बेचूंगा जिस कीमत के ऊपर मैंने डॉक्टर सोसमा से वादा किया था। मैंने डॉक्टर सोसमा से एक वादा लिया था, मैंने उसे कहा था कि कभी भी किसी को इस जड़ी बूटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन उसने अपने वादे को तोड़ दिया। लेकिन मुझे पता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर है और किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसने यहाँ पर किया है, इसी वजह से मैं उसे कोसूंगा नहीं और ना ही यहाँ पर उसके ऊपर कोई जुर्माना डालने वाला हूँ। लेकिन अब जबकि वो पेशेंट तुम्हारा है और तुम्हारे पेशेंट की जान खतरे में है, तुम अपने पेशेंट को बचाना चाहते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर अब डबल पे करना होगा। असली मर्चेंट वही होता है जो कि मार्केट के हिसाब से अपने रेट को बढ़ाता है। अब जबकि मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है और ऊपर से यहाँ पर डॉक्टर सोसमा ने किए हुए वादे को तोड़ा, तो उसका जो ब्लंडर है उसकी ब्लंडर की कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी, यानी कि अब तुम्हें पूरे 200 नियांग एक्स्ट्रा देने होंगे। 100 नियांग तुम्हारी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में और तुम्हें उसकी जान बचाने के लिए इमरजेंसी में मुझसे चीज खरीदनी पड़ रही है, और 100 नियांग तुम्हें एक्स्ट्रा इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि डॉक्टर सोसमा ने यहाँ पर अपने वादे को तोड़ा है और उसका जुर्माना भी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। यानी कि इस चीज को मैं 300 नियांग में खरीद लूंगा, लेकिन इसके अलावा तुम्हें पूरे 200 गोल्ड नियांग मुझे और देने होंगे। टोटल 500 नियांग मुझे दे दो और ये पेट्रोलियम गोंगचोंग तुम लेकर जा सकते हो। तो ये बात सुनती माँ चोलबू जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बुड्ढा खुसट कहीं का, इतने भी लालची मत बनो, क्या तुम यहाँ पर हमें दिन दहाड़े लूटना चाहते हो। जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बात करते हैं तो बाकी के सभी लोग उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ ही मर्चेंट गिल्ड लीडर से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर चीज खरीदने के लिए आए हो ना कि लूटने के लिए, तो यहाँ पर तमीज से बात करो, अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पर आराम से बात करो। तो हमारा समझ जीवन से कहता है कि चोलबू शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर इस तरह से ये नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर चीजें तोड़ने के लिए यहाँ पर किसी को लूटने के लिए नहीं आए, बल्कि जीना के इलाज के लिए हम इसे खरीदने के लिए आए हैं। अब बताओ हमारे पास कितना पैसा है। तो चोलबू से कहता है कि हमारे पास टोटल 120 नियांग है। तो इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है चोलबू से कहता है 20 नियांग अपने पास रखो और 100 नियांग मुझे दे दो, हम लोग यहाँ पर इसे टोटल 400 नियांग में खरीद लेंगे। और साथ ही हमारा जीवन जो होता है वहां पर उससे कहता है, मर्चेंट गिल्ड लीडर से कहता है, तुमने कहा ना कि तुम यहाँ पर लीडर हो, काफी अरसे से तुम यहाँ पर दुकानदारी पर बैठे हो और तुम चीजों को बड़ी आसानी से पहचान लेते हो, हम दोनों को देखने के बाद तुम्हें कैसा लगता है। तुझे देखने के बाद हमारा जो मर्चेंट गिल्ड लीडर होता है वो उनकी दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम दोनों यंग तो हो, लेकिन तुम दोनों
ऐसे लगता है जैसे ब्लड बैथ के अंदर से निकल कर आए हो। ऐसे लगता है जैसे कि तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से निमट चुके हो, इसी वजह से अभी तक इतने शांत हो। तुम्हारा जॉन उसे बताता है कि मैं 12 साल तक डिमोनिक कल्ट के अंदर था। डिमोनिक कल्ट के अंदर मैंने इतने घिनौने काम किया कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने इतने लोगों की जान ली जितने लोगों को तुमने अपनी आइटम्स नहीं बेची होंगी। हालांकि मैं डिमोनिक कल्ट से वापस आ चुका हूँ और मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि दोबारा कभी किसी की जान नहीं लूंगा, ना ही यहाँ पर कुछ बुरा काम करूंगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर शांत रहना चाहता हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ एक काम जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और मुझे इस मेडिसिन की जरूरत है अपनी जान को, अपनी बहन की जान बचाने के लिए। और मैं जहाँ पर तुम्हें जितना दे रहा हूँ मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इतना काफी है और तुम्हें यहाँ पर ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, वरना तुम अपनी जान भी गवा सकते हो। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ बुरा भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैंने अपने आप से जो वादा किया था मैं उस वादे को तोड़ दूं, तो इसलिए प्लीज यहाँ पर हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तो इसी के साथ ही मर्चेंट जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि जो बंदा उसे धमकी दे रहा है और वाकई में इसे जान से भी मार सकता है। इसी वजह से 400 नियांग मिल रहे हैं, इतने ही काफी है। तो इसी के साथ ही मर्चेंट उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें यहाँ पर जरूरत है, डॉक्टर सोसोबा ने तुम्हें रिकमेंड किया है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ। मैं 400 नियांग में तुम्हें ये बेचने को तैयार हूँ। और इसी के साथ दोनों के बीच में डील हो जाती है। तुम्हारा जॉन जो था उसके पास से पेट्रोलियम गोंगचोंग ले लेता है और उसे 400 नियांग देकर वहां से वापस की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में रात के वक्त जंगल में बैठे वहां पर कैंप लगाकर खाना खा रहे होते हैं। तो चोल वो कहता है कि मुझे वो कमीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुमने मुझे वहां पर रोका क्यों, वरना मैं उस कमीने को वहीं पर मार डालता। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे पैसों को भी इस्तेमाल कर दिया। तो चोल उसे कहता है कि कैप्टन जी तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे पैसे कौन से अलग हैं, हम दोनों के एक ही तो पैसे हैं। वैसे भी मुझे यहाँ पर पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हारी बहन जीना यानी मेरी बहन जीना अगर वो ठीक होती है तो मुझे लगता है कि इससे हमें ज्यादा खुशी होगी। मुझे तो इस वक्त उस मर्चेंट के ऊपर ज्यादा गुस्सा आ रहा है जिसने यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाकर हमारे पास से एक्स्ट्रा पैसे ऐंठने की कोशिश की। इस तरह के लालची इंसानों को तो मार देना चाहिए। अब अभी वापस जाओ और जाकर उस कमीने आदमी को पीट कर आऊं। तुम्हारा जीवन उसे कहता है नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर अब दोबारा अपने हाथ खून से नहीं रंगने वाला। और क्या तुम यहाँ पर जीना की मेडिसिन को खून से रंग कर उसे जाकर देना चाहते हो? तो वो कहता है नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इसलिए प्लीज कैप्टन मुझे माफ कर देना। तो हमारा जॉन उसे कहता है नहीं, तुम वापस नहीं जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर ऐसी जिंदगी चाहते थे? हमें किडनैप करके मजबूर किया गया डिमोनिक कल्ट के अंदर वो सारे घिनौने और गंदे काम करने के लिए, इसी वजह से हमने वो किए थे, वरना हम लोग ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब मैं अपने बहन भाइयों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे दोबारा डिमोनिक पाथ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलना और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुम अपने हाथ खून से रंगना चाहते हो, तुम यहाँ पर आजाद हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने वहां पर 10 सुप्रीम्स को मारा था, डिमोनिक कल्ट के 10 सुप्रीम्स को मारकर डिमोनिक कल्ट को ये किया था कि मैं आजाद हो सकूं। सिर्फ और सिर्फ अपने एक मिशन के लिए, अपनी आजादी के लिए मैंने सब कुछ किया था, वरना मुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। और मैं यहाँ पर अब इस सोसाइटी के अंदर ब्लेंड होना चाहता हूँ, इस सोसाइटी के अंदर एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सेंट्रल प्लेन्स के अपने ऑर्डर्स हैं। सेंट्रल प्लेन्स यानी कि म्यूरम वर्ल्ड जो है ये डिमोनिक फैक्शन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर हम लोग बिला वजह किसी की जान नहीं ले सकते। हम लोग सेंट्रल प्लेन्स में है तो हमें यहाँ पर उन्हीं के रूल्स के मुताबिक ही चलना होगा। तो जियोन उसे कहता है कि वहाँ पर तुम्हारे पास टोटल 120 थे और 20 मैंने अपने लिए रख लिए थे ताकि हम लोग उसकी मदद से अपनी जीना का इलाज करवाने के बाद एक डिसेंट सा बिजनेस स्टार्ट कर सके या फिर कहीं पर वर्क कर सके। हम लोग जॉब करेंगे, वहां से पैसे कमाएंगे और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे जैसे कि एक नॉर्मल इंसान काम करता है और पैसे कमाकर अपने घर वालों का ख्याल रखता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा कम होगा लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए काफी रहेगा। जियोन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम चाहो तो तुम अपने अलग रास्ते के ऊपर चल सकते हो, तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, तुम हर जगह के ऊपर जाने के लिए आजाद हो। तो चोल उसे कहता है कैप्टन जी तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा मेरा कहने का कोई मकसद नहीं था। मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ उस मिशन को पूरा किया ताकि हम दोनों आजाद हो सके और मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। हमने इतने सारे अपने कॉमरेड्स को सैक्रिफाइस दिया और खुद यहाँ पर इतने लोगों की जान ली ताकि हम लोग एक साथ रह सके, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। चोल उसे कहता है कि ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज याद दिलवा रही है, कैसे यहाँ पर हमारे दोस्त, हमारे साथी सभी लोग मारे गए लेकिन हम लोग एंड तक सर्वाइव कर पाए हैं। चोल उसे कहता है कि ये पेट्रोलियम जाली वाली बात को लेकर मुझे कुछ याद आ रहा है। तो जॉन से कहता है क्या? तो उसे कहता है क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे भी एक पेट्रोलियम जाली दी थी, जिस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उस वक्त तुमने मुझे वो पेट्रोलियम जाली दी। अगर वहां पर तुम सारी की सारी मेरे पर यूज नहीं करते तो आज हम लोग जीना को उससे बचा सकते थे। तो हमारा जॉन से कहता है कि वो थी ही थोड़ी सी, इतनी तो तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे बंदे के लिए इतना क्या बनता है, तुम यहाँ पर इतने बड़े हट्टे कट्टे बंदे, और उस वक्त तो मुझे यहाँ पर सबके बारे में पता भी नहीं था। जॉन उसे कहता है लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी इस पेट्रोलियम जाली की वजह से मैं अपनी डायमंड बॉडी यार्ड को पहले से बेहतर बना पाया हूँ। और साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो वो कहता है अब लगता है कि शायद ये लोग हमारे पीछे आए हैं। तो जॉन उसे कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग हमारे पीछे आए, लगता है कि किसी ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हमारे पास एक कीमती जड़ी बूटी है, इसी वजह से ये हमें लूटने के लिए आए होंगे। तो वहाँ पर एक लोकल गैंग होती है जो कि बैंडिट्स होते हैं इसी जंगल के, वो भागते वहाँ पर अपने घोड़ों के ऊपर पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इसी के साथ ही ये दोनों भी उठकर खड़े हो जाते हैं, फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर उनका कैप्टन जो होता है वहाँ पर उनकी तरफ निकल कर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी से तुम यहाँ से जंगल से निकल जाओगे? तुम्हारा जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि जड़ी बूटी को खरीद कर आसानी
के साथ घर पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क है। तो इसी के साथ ही वो लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा, हमें लगा था कि शायद कोई अमीर आदमी जहाँ पर उस महंगी आइटम को खरीद कर जा रहा है, लेकिन जहाँ पर तो दो भिखारी हैं जो कि उस जड़ी बूटी को खरीद कर लेकर जा रहे हैं। अगर तुम लोग जहाँ पर एक आरामदायक मौत मरना चाहते हो तो चुपचाप वो चीज हमारे हवाले करो और उसके बाद हम तुम्हें बड़ी आसान मौत दे देंगे, या फिर हम लोग पहले तुम्हारी टांगे काटे और उसके बाद तुम जहाँ पर बोलना स्टार्ट करोगे कि तुमने जहाँ पर उस चीज को कहाँ पर रखा है। जो उनसे कहता है तो क्या तुम जहाँ पर हमारा पीछा कर रहे थे? तो इसी के साथ उनका कैप्टन उनसे कहता है कि हाँ, हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, हमारे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारे पास पेट्रोलियम जेल है, आप जल्दी से उस चीज को हमारे हवाले करो और हम तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसान मौत देंगे, वरना तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, तुम्हारे लिम्स काटे जाएंगे, फिर तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। तो दोनों तरीकों से तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो, तो चुपचाप वो चीज हमारे हवाले कर दो। तो चोल वो कहता है कि बॉस, मुझे लगता है कि इनको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी ने तो दी है, क्या मर्चेंट गिल्ड का मास्टर इन इन्फॉर्मेशन बेच सकता है? तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि हाँ, हमें पता है कि सोयोंग मर्चेंट ग्रुप से ही तुम निकले हो और वहीं पर से तुम पेट्रोलियम जाली को खरीद कर लाए हो। तुम्हारा जियोन कहता है कमीना बुड्ढा घुसड़ कहीं का, उस कमीने ने यहाँ पर हमें आइटम को बेच तो दिया, लेकिन साथ उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बैंडिट्स को दे दी ताकि ये लोग हमारे पास उस चीज को लूट लें। जियोन उन लोगों से कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा खून बहते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों की जान ली और अब मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए वापस जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किसी और को मारना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो कैप्टन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम आसान मौत मरना चाहते हो तो वो चीज हमारे हवाले करो, उल्टा तुम हमसे यहाँ पर ये बात कह रहे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसी के साथ ही वो लड़के जो होते हैं वो भी उसे कहते हैं कि हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया है, देखो तो जरा यहाँ पर जो हमें मारने के बारे में बात कर रहा है, जबकि ये दोनों शक्ल से भिखारी लग रहे हैं और इन्हें लगता है कि हम सभी लोगों को मार सकते हैं। शायद तुम्हें यहाँ पर हमारी गैंग के बारे में पता नहीं है, हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मिलती है और हम लोग यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा देते हैं, और तुम लोग यहाँ पर एक आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं मरोगे अगर हमारे साथ यहाँ पर बहस करोगे, जो हमने मांगा है वो चुपचाप हमारे हवाले करो और इसी तरह तुम यहाँ पर बच पाओगे। हम लोग यहाँ पर किससे स्टार्ट करें? कि हम लोग इस बड़े दानव से स्टार्ट करें जिसका फेस बहुत ज्यादा अगली है। तो इसी के साथ चोल वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर मेरा फेस अगली दिखाई दे रहा है और तुम यहाँ पर मुझे एक दानव कह रहे हो, ये दानव तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। तुम बताओ कि क्या है, तुम लोग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हो? तो इसी के साथ ही वो लोग कहता है कि हमें यहाँ पर तुम्हें बताने की क्या जरूरत है जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो दूसरा कहता है कि हम तुम्हें बता ही देते हैं। तो वो उससे कहता है क्योंकि तुम लोग यहाँ पर वैसे भी तो मरने वाले हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोग कौन सी गैंग से हैं और तुम्हें क्यों यहाँ पर मार रहे हैं। तो वो अपने बारे में बताता है कि वो 1000 किलर गैंग से है और यहाँ पर इस एरिया के ऊपर उन्हीं का राज है और यहाँ पर से कोई भी उनकी मर्जी के बिना गुजर कर नहीं जा सकता। उनका कैप्टन उनसे कहता है कि सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, इन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, बस आके बढ़ो, इनको मार डालो और इनके पास से वो चीज लो जहाँ से निकलते हैं। तो कैप्टन उनसे कहता है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा और तुम्हें यहाँ पर वो चीज निकाल कर हमारे सामने रखनी है और उसके बाद तुम्हें आसान मौत मिलेगी, वरना तुम्हें दर्दनाक मौत मिलेगी। तो चोल उसकी बात सुनने के बाद उसको इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो उसमें भूसा भरा हुआ है, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस बात से कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, लगता नहीं है कि इन्हें आसान मौत चाहिए, अब आगे बढ़ो, इनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दो और उसके बाद वो चीज इनसे ले लो। तो जब वो यहाँ पर इतना बात करते हैं तो इसी के साथ ही हमारा चोलवू उनकी इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। तो हमारा चोलवू अपने कैप्टन से कहता है, कैप्टन क्या मैं यहाँ पर शुरू हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कमीने लोग तो मरने के लायक ही हैं। तो हमारा जोन से कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, जो वैसे भी यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, सभी को मार डालो। तो चोलवू कहता है कि तुम लोगों ने सुन लिया ना, कैप्टन ने कह दिया है कि तुम सभी को मार डालो, तो अब यहाँ पर तुम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर हमारे पास लूटने के लिए आए, जिसे हम अपनी बहन की जान बचाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन चलाकर कहता है, ये बेवकूफ आदमी, इसको मार डालो, सबसे पहले इस दानव को मारो और उसके बाद इसके साथी को मारना। वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, दूसरी तरफ से हमारा चोलवू जो होता है वो फाइट के लिए रेडी हो रहा था। इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है, रुक जाओ, लगता है कोई और इस तरफ आ रहा है, और इसी के साथ ही वो इशारा करता है दूसरी तरफ देखो। तो वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं, वहां पर एक लड़की अपने 2 गार्ड्स के साथ आ रही होती है। तो हमारा चोलवू जो होता है वहीं पर पीछे हट जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये कोई सिविलियंस है जो यहाँ से गुजर कर जा रहे हैं? और सभी गैंग मेंबर्स जो होते हैं वो लोग भी पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग किस तरफ देख रहे हैं, वहां पर से कौन निकल कर आ रहा है। तो लड़की वहां पर आने के बाद कहती है, देखो तो जरा, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई बेचारे गरीब आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं, इन्हें यहाँ पर लूटने के लिए पूरी की पूरी एक गैंग खड़ी है जो कि इन बेचारों को मार डालेगी और इनके पास इनकी चीजें लूट लेगी। बेचारे यहाँ पर इनकी मदद करनी पड़ेगी। अब जबकि मैं यहाँ पर से गुजर कर जा रही हूँ और मैंने तुम लोगों को देख लिया इस मुश्किल में, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो हमारा जियोन कहता है कि इस लड़की को देखो तो जरा, ये मेरी मदद करना चाहती है, आखिर यहाँ पर ये कौन है जो हमारी मदद करना चाहती है? और इसी के साथ ही हमारा जियोन उनसे कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर हमारे पास से हमारी चीज लूटने के लिए आए हैं, ये लोग अपने आप को यहाँ पर 1000 किलिंग गैंग के मेंबर्स कह रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक खास चीज खरीद कर लेकर जा रहे हैं, एक मेडिसिन अपनी बहन के इलाज के लिए। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पर चोलवू से भी बात कर रहा था। तो चोलवू कहता है कि बॉस, ये औरत मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट लगती है और इसके साथ जो उसके 2 गार्ड्स हैं वो भी मुझे एक्सपर्ट्स लगते हैं। तो वो कहता है, हाँ मुझे ये एक्सपर्ट्स ही लग रहे हैं, जैसे लगता है मार्शल मास्टर्स हैं। तो चोलवू से कहता है कि ये कोई हाई लेवल के मास्टर्स तो नहीं है, यानी कि अगर हम चाहें तो एक चुटकी बजाकर इनको मार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी कीड़े मकोड़ों के लिए तो यही काफी है, इसके गार्ड्स अकेले यहाँ पर इन सभी
सभी को संभाल लेंगे। लेकिन इन तीनों में से असली मास्टर ये लड़की है। इस लड़की के स्किल्स वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। हमारा जियोन उस लड़की से कहता है कि आप लोग यहाँ पर हमारी मदद करोगे क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं, हमारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो लड़की उनकी तरफ देखती है और उसके गार्ड से कहता है कि मैडम क्या वाकई में यहाँ पर ये करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये लोग हमारे पर भी अटैक करते अगर हम लोग यहाँ पर से गुजर कर जा रहे थे तो ये हमें भी लूटने की कोशिश करते। तो दूसरा गार्ड कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी मैडम की तरफ अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने की, मैं इनको सबक सिखा कर आता हूँ। तो इसी के साथ मैडम कैप्टन से कहती है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सामने खड़े होकर हमारे ऊपर किलिंग इंटेंट रिलीज करने की, आए तुम हो कौन? जबकि कैप्टन सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर ये लड़की किसी बड़ी फैमिली से, किसी नोबल फैमिली से हो सकती है, क्योंकि इसके कपड़े देखकर और इसके साथ इसके दो बॉडीगार्ड्स देखकर तो ऐसे पता चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट्रोलियम जाली लेने के लिए हम लोग जहाँ पर आए थे वो लेकर ही जाएंगे, फिर चाहे हमें यहाँ पर इस नोबल लेडी को ही क्यों ना मारना पड़े। तो इसी के साथ ही कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि सबसे पहले इन लोगों को मार डालो, इस लड़की के गार्ड्स को मार डालो, लड़की को बंदी बना लो। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही एक गार्ड जो होता है अपनी तलवार को अनशीट करता है और उसकी स्कैबर्ड को सामने की तरफ थ्रो करता है। और जैसे ही उसकी स्कैबर्ड को सामने की तरफ थ्रो करता है 3-4 लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे और वो इतनी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करता है कि उसकी स्कैबर्ड के नीचे गिरने से पहले वो सभी लोगों को मार डालता है। उसके आसपास जितने लोग थे वो सभी मर के ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो इस बात से वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। उनमें से एक अपने बॉस से कहता है कि बॉस हम लोग बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। तो चोल वो कहता है कि कैप्टन देखो ये तो इतना बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि इस बंदे के स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो कैप्टन भी काफी घबरा जाता है, लेकिन वो खुद नीचे उतरता है और कहता है कि अपने लोगों का मरता हुआ छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। और वो नीचे उतरकर उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले वहां पर दूसरा गार्ड बीच में आ जाता है और आकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है अब हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खा रहे थे और तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने हमारी यंग लेडी की मर्सी को नहीं लिया और अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ ही गैंग कैप्टन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मेरे साथियों को मारा है। तो जो गार्ड होता है वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, वो बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था। कैप्टन जो होता है वहाँ पर बार बार उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर जो गार्ड होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगाता है और इसी के साथ ही वो आगे गुजर जाता है, जिसकी वजह से गैंग लीडर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, इतनी देर में मैंने इसके 20 साथियों को टपका दिया और तुमने यहाँ पर सिर्फ एक को मारा है। तो गार्ड उसे कहता है कि ये बॉस था, उन सभी का कैप्टन था और बॉस हमेशा बॉस होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर हमने कितने सारे प्रिजनर्स को भी पकड़ा है, इनमें से ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर अपने हथियार डाल दिए थे, यानी कि कुछ लोग जो थे अपने कैप्टन के मरने के साथ उन लोगों ने हथियार डाल दिया और हम यहाँ पर इन सभी का क्या करेंगे, क्या इन्हें बंदी बना लिया जाए, क्या इन्हें अपने साथ ले जाएं। गार्ड उसे कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर इन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ, लेकिन यंग लेडी चाहते हैं कि इन सभी को जिंदा छोड़ दिया जाए। तो उसे कहता है कि हाँ हमारी यंग लेडी हमेशा यहाँ पर इन लोगों के पास तरस खाती है। जबकि जॉन उनसे कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। तो यंग लेडी कहती है कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है। और इसी के साथ ही हमारे जॉन उसे कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें मेडिसिन जल्दी से जल्दी वापस पहुंचानी है, वरना हम लोग यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर अपने प्रॉपरली इंट्रोडक्शन देते और साथ ही तुम्हारी इस काइंडनेस का बदला भी चुकाते, इसलिए प्लीज हमें माफ करना। तो यंग लेडी कहती है कोई बात नहीं, तुम लोगों ने यहाँ पर मैं थैंक यू बोल दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है तुम लोग जाओ जाकर अपनी बहन का इलाज करवाओ। और इसी के साथ ही मैं जॉन जोता से थैंक यू बोलकर चल पड़ता है और साथ ही जाने से पहले उसे कहता है कि मेरा नाम सामा जियोन है, अगर आने वाले वक्त में कभी यहाँ पर हमारा आमना सामना होता है तो मैं एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। और चोल वो कहता है कि बॉस कौन सा एहसान, तुम्हें क्यों लगता है कि इसने लोगों ने हमारे पर कोई एहसान कर दिया है। तो जॉन उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप चलो यहाँ से। तो जब वो लोग चले जाते हैं तो उनके चले जाने के बाद गार्ड्स कहते हैं कि मैडम आपको ये दोनों कुछ अजीब नहीं लगे, मुझे तो दोनों काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे। तो एक कहता है कि चाहे ये लोग कितनी जल्दी में क्यों नहीं थे, लेकिन उन्हें यंग लेडी के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें यहाँ पर अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए प्रॉपरली हमें ग्रीट करना चाहिए था, जहाँ पर रुक कर जाते। तो मैडम उनसे कहती है कि खैर उन्होंने यहाँ पर कम से कम हमें थैंक यू तो बोला और तुम्हें यहाँ पर इस बात के पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमने किसी की मदद की है। फिर साथ ही मैडम को वहाँ पर एक झटका लगता है, वो हैरान हो जाती है। तो उसके गार्ड से कहते हैं क्या हो गया माई लेडी, आपको यहाँ पर कुछ याद आ गया या फिर क्या हुआ है। तो उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर देखा नहीं, वो दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, तुम दोनों जब फाइट कर रहे थे मैं इस बात को इग्नोर कर गई, मैंने इस बात को नोटिस ही नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पर तुम लोग उन लोगों को मार रहे थे, उनका खून बह रहा था, उनकी बॉडीज कट रही थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पर इतने शांत कैसे खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों वेटरन्स और ये सब कुछ पहले भी अपनी जिंदगी में देख चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था, अगर हम लोग यहाँ पर नहीं भी आते तभी वो सिचुएशन से निकल सकते थे। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम लोगों ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पर उनकी मदद कर दी बिला वजह ही। अब तो मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ कि आए ये दोनों थे कौन, जिन्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो इतने सारे बैंडिट्स के बीच में अकेले खड़े थे। अगर वो लोग खुद
लोग यहाँ पर ये कर सकते थे तो फिर उन लोगों ने यहाँ पर हमारी मदद क्यों मांगी। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें क्लिनिक का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हमारा जॉन वहाँ पर पहुंच जाता है, डॉक्टर का वेट कर रहा था। डॉक्टर से कहता है क्या तुम्हें वो मेडिसिन मिल गई है? तो जॉन कहता है जी मैं यहाँ पर उसको ले आया हूँ, मैं आपके लिए पेट्रोलियम जोंग ले आया हूँ। तो डॉक्टर से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सका। तो जॉन कहता है कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर हमें इतना बता दिया, हमारे लिए इतना ही काफी था और मर्चेंट के साथ काफी अच्छी डील रही। तो सोसम उसे कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ उसे कहता है कि अब तुम्हारी छोटी बहन कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? तो जॉन कहता है लेकिन वो तो अब घर पे है, मैं जब वो इलाज करने की बारी आएगी तो मैं उसे ले आऊंगा, आप मुझे बताएं कब उसे लेकर आना है, मैं उसे उसी वक्त ले आऊंगा। डॉक्टर वहाँ पर बात करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था तो जॉन उसके रिएक्शंस को समझ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आप किसी दिक्कत में है, कोई परेशानी है, आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं। डॉक्टर से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जहाँ पर बिल्कुल ही बिजी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पर इस चीज को लेकर आओगे। असल में यहाँ पर एक बात यह है कि हमारी मेन फैमिली से कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसी वजह से। तो हमारा जो जॉन होता है वो उसे कहता है कि तुम्हारी मेन फैमिली क्या मतलब है, तुम्हारी मेन फैमिली से गेस्ट आने वाले हैं। तो वो उसे कहता है क्या तुमने कभी यहाँ पर मेडिकल हाउस के बारे में सुना है, सन मेडिकल हाउस के बारे में? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर सन मेडिकल हाउस ऑफ लिविंग इमॉर्टल्स का नाम सुना है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं उसी फेमस फैमिली से हूँ। तो डॉक्टर सोसा उसे बताता है कि मैं उसी ग्रेट फैमिली से हूँ, उसी डॉक्टर्स की फैमिली से, और आज यहाँ पर एक एल्डर आने वाले हैं जो कि मुझसे भी बड़े डॉक्टर हैं। तो हमारा जीवन जोता और पिछदा हिरान जाता कहता है कि मैंने तुम्हारी लिविंग इमॉर्टल फैमिली के बारे में सुना है कि तुम्हारे डॉक्टर्स तो इतने खास है कि वो मरे हुए में भी जान डाल सकते हैं। अगर वाकई में तुम्हारी फैमिली से कोई यहाँ पर आने वाला जो तुमसे बेहतर डॉक्टर है तो इसका मतलब यह तो खुशी की बात है। डॉक्टर सोसा मुझसे कहता हूँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं पहले भी यहाँ पर तुम्हारी बहन के बारे में अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर चुका, क्योंकि तुम्हारी बहन की फैमिली काफी ज्यादा अजीब है, इसी वजह से मैंने मेन फैमिली के डॉक्टर से इस बारे में राब्ता किया था। मैंने उन लोगों को कांटेक्ट करके बताया था कि मेरे पास एक ऐसा केस है जिसके लिए मुझे यहाँ पर उन लोगों की हेल्प चाहिए। तो काफी अरसे से वो लोग अपने पास से कोई डॉक्टर नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि फ्रंट लाइन्स के ऊपर हमारे डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत, इसी वजह से हमारी फैमिली से कोई एल्डर फ्री नहीं था। आज भी यहाँ पर जो एल्डर आने वाले हैं वो मेरे गेस्ट तो है, लेकिन वो यहाँ पर पास के गाँव में आने वाले थे। तो उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो जाते हुए यहाँ पर से होकर गुजरेंगे और जाते हुए तुम्हारी बहन का भी चेकअप करेंगे। तो हमारा जॉन कहता है इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पर उनको बुलाया मेरी बहन का इलाज करने के लिए? तो उसे कहता है कि हाँ वो यहाँ पर हांगजू की तरफ आए थे अपने एक बिजनेस के लिए, लेकिन सोह्योंग से गुजर कर ही जाएंगे और यहाँ पर तुम्हारी बहन का भी चेकअप करेंगे। मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, मेरे स्किल्स तो उस डॉक्टर के सामने कुछ भी नहीं है। वो हमारी फैमिली के एक एल्डर है और उनके स्किल्स जहाँ बहुत ज्यादा कमाल के और वो तुम्हारी बहन का इलाज प्रॉपरली कर सकते हैं और साथ ही तुम्हारे पास पेट्रोलियम सोंगयोंग भी है। तो हमारा जो जॉन होता है उसके सामने अपना सर झुका देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी नहीं बोलूंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर सोसैम उसे कहता है मैं तो बस अपने एक डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि वो एल्डर कब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मुझे बस इतना पता है कि एक दो दिन में वो यहाँ पर आ जाए, हो सकता है कि आज ही यहाँ पर आ जाए। तुम्हारा समझ और उसे कहता है कि मुझे बस अपनी बहन का इलाज करवाना है, फिर चाहे मुझे यहाँ पर सालों क्यों ना इंतजार करना पड़े, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग आ जाएंगे, जैसे ही डॉक्टर यहाँ पर आएंगे हम लोग उसी वक्त अपनी बहन को लेकर आ जाएंगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में फैमिली का दिखाया जाता है कि वहाँ सामा जियोन जो होता है वो घर आकर बैठा होता है, सिस्टर उसके लिए खाना बनाकर लेकर आती है, हियोन भी उसके पास ही होता है और इसी के साथ ही वहाँ जियोन जो होता है उससे पूछता है कि बताओ तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वो कहता है कि हमारी एस्कॉर्ट है इस बार यहाँ पर वुजी की तरफ जा रही है, इसी वजह से मुझे भी उनके साथ ही जाना है। तो उसे कहता है लेकिन वो तो हांगजू से काफी ज्यादा दूर है, क्या तुम वाकई में इतनी दूर जाने के लिए तैयार हो? तो उसे कहता है हाँ मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि 15 दिन मुझे लगेंगे इस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर, पूरे 15 दिन लगने वाले हैं, 15 दिन के बाद ही घर वापस आ पाऊंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस जॉब को कंटिन्यू करो, मैं चाहता हूँ कि इस मिशन के बाद तुम अपनी जॉब को छोड़ दो। तो वो उसे कहते तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या काम करूं? मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मैं 12 साल के लिए किडनैप रहा और उसके बाद घर वापस आ पाया हूँ, इस काम में कितना ज्यादा खतरा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उसका ब्रदर हियोन उसे कहता है कि हाँ ब्रदर मैं भी जानता हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं एक एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ हूँ और इस एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ मेरा वक्त काफी ज्यादा अच्छा गुजरा। अब तुम्हारे साथ हादसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ कोई हादसा होगा, और ऊपर से मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पोर्टर हूँ, मैं तो बस उनका सामान उठाकर लेकर जाता हूँ, इसके अलावा मेरा तो कोई काम भी नहीं है। और वैसे भी तुम यहाँ पर अगर एस्कॉर्ट ब्यूरो को ज्वाइन कर लेते तो मुझे लगता है कि हम सभी की जिंदगी बदल जाएगी। तो वहाँ जॉन से कहता है कि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पर किसी भी एस्कॉर्ट एजेंसी को ज्वाइन नहीं करने वाला, मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम्हें भी एस्कॉर्ट एजेंसी को छोड़ देना चाहिए। तो इसी के साथ ही मुझे कहता है कि मेरे पास काफी सारे पैसे हैं, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। जबकि वहाँ योन उसे कहता है लेकिन बिग ब्रदर चोलवू ने तो कहा कि तुमने सारे के सारे पैसे जो है वो इस पेट्रोलियम जाली को खरीदने पर लगा दिए हैं। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ जीवन जो होता है चोलवू की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने क्या किया, मैं तुम्हें कहा भी था कि इनको मत बताना। तो वो कहता है लेकिन ये लोग सवाल पूछ रहे थे तो मुझे यहाँ पर इनको बताना पड़ा। तो ह्योन उसे कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हें ये बात छुपाने की जरूरत नहीं है, ब्रदर चोलवू ने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हें इसे डांटने की भी जरूरत नहीं है, उसने हमें सच बताकर अच्छा ही किया कि तुमने सारे के सारे पैसे जो थे वो स्टालासाइड को खरीदने पर लगा दिए, यानी कि तुमने यहाँ पर सिस्टर की मेडिसिन के ऊपर सारे पैसे खर्च कर दिए और अब तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे। इसका मतलब यह है कि अब हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग सिस्टर का इलाज करवा पाएंगे। तो हमारा ह्योन उसे कहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो ह्योन
कहता है कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और वैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बिना पैसों के तो बिजनेस भी स्टार्ट नहीं होता। तो वो उनकी सिस्टर उनसे कहते हैं कि लड़ना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। जब किसी के साथ ही हमारा छोटा जो होता है वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए ही सपोर्ट करूंगा, अगर तुम लोग चाहो तो मैं अपनी गैंग की मदद से तुम्हें यहाँ पर एक दुकान लेकर दे सकता हूँ, कोई भी दुकान खाली करवा दूंगा और उसमें हम लोग अपना बिजनेस बना लेंगे। तो चोलवू से कहता है हाँ हाँ, तुम यहाँ पर अपने गैंगस्टर्स की मदद से दुकान के ऊपर कब्जा करवा दोगे। जबकि ह्योन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं चाहता कि तुम इस गैंग का हिस्सा रहो, और अब तुम यहाँ पर अपनी इस तरह की कमाई के साथ हमें दुकान भी खाली करके देना चाहते हो। तुम यहाँ पर किसी गरीब को दुकान से हटाकर उस जगह के ऊपर हमें दुकान डालकर देना चाहते हो, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो ह्योन जो होता है वहाँ पर चोलवू से कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर एक पोर्टर का काम कर लो, तुम एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ जाओगे तो तुम्हें काफी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट भी हो और तुम यहाँ पर सामान भी उठा सकते हो। तो चोलवू से कहता है नहीं, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मुझे एस्कॉर्ट एजेंसी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना। जबकि माँ जॉन उनसे कहता है ठीक है, सभी लोग अपनी बहस बंद करो, हम लोग कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेंगे। तो माँ जॉन जो होता है वो ह्योन से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम अपने इस मिशन के ऊपर जाओ ना, जब तुम वापस आओगे तुम्हारे वापस आने के बाद हम लोग कोई ना कोई बात जरूर करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीरियसली इस बारे में सोचेंगे कि तुम्हें जहाँ पर ये काम करते रहना है या फिर ये काम छोड़ना है। तो ह्योन कहता है ठीक है ब्रदर, जैसे तुम कहो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा चोलवू और हमारा सामा जियोन जो होता है वो दोनों गलियों में घूम रहे होते ताकि अपने लिए कोई काम ढूंढ सके। वो दोनों यहाँ पर कोई जॉब करना चाहते ताकि कुछ पैसे कमा सके। तो हमारा जो चोलवू होता है उससे कहता है कि मैं तो थक गया चल चल कर, लेकिन कोई भी ऐसा काम सूटेबल ले जो कि हमारे लायक हो। तो वो दोनों कहते हैं कि चलो फिर चल के थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट करते हैं, साथ ही कुछ डम्पलिंग्स खा लेते हैं। तो वो एक डम्पलिंग शॉप के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद हमारा चोलवू जो होता है उससे कहता है कि डम्पलिंग्स ले आओ और साथ ही हमारे लिए बियर लेकर आओ। तो शॉपकीपर उसे कहता है सर हम लोग यहाँ पर वाइन नहीं बेचते, इसलिए सिर्फ आपको डम्पलिंग्स ही मिलेंगे। तो चोलवू कहता है अच्छा ठीक है, हमारे लिए तुम चिकन वाले या फिर मीट वाले डम्पलिंग्स ले आओ। तो उसी के साथ ही वहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो चोलवू से कहता है कि कैप्टन ना बताओ कि क्या करे, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि हमारे लिए सूटेबल हो। तो जियोन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ह्योन से कह तो दिया है कि वो अपने स्कोर की काम को छोड़ दे, लेकिन ऑनेस्टली जब तक हमें यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता या फिर हम कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर लेते, मैं नहीं चाहता कि वो काम को छोड़े, क्योंकि उसी की वजह से घर में कुछ पैसे आ रहे हैं। चोलवू से कहता है तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई हो से कहूंगा कि वो अपनी गैंग को यूज करके हमारे लिए यहाँ पर बिजनेस के लिए कोई जगह खाली करके दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ना ही यहाँ पर कोई उल्टा सीधा काम करूंगा। पहले मैं यहाँ पर ह्योन को एस्कॉर्ट का काम छुड़वाऊंगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई होया जो है वो भी यहाँ पर उस गैंग को छोड़ दे, मैं उसे भी गैंग छुड़वाकर एक काम सादा जिंदगी गुजारने दूंगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ऐसा कोई काम हो। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम कोई बिजनेस चला सकते हो? क्योंकि अगर बिजनेस में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो तुम तो किसी आदमी को पंच मारकर ही मार डालोगे, और मैं नहीं चाहता कि कस्टमर्स तुम्हें देखकर ही डर जाए। तो चोलवू से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो उसी के साथ ही शॉपकीपर उनके लिए वहां पर लेकर आ जाता है उनके डम्पलिंग्स। तो वो डम्पलिंग्स खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे चोलवू डम्पलिंग को बाइट लगाता है तो वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो हमारा जसामा जियोन से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कल भी हमने यहाँ पर डम्पलिंग्स खाए थे, लेकिन वो वाले मीट डम्पलिंग्स जो थे वो इतने टेस्टी नहीं थे। हालांकि दोनों में सेम टाइप के डम्पलिंग्स में मीट यूज किया गया है, लगता है कि इंग्रेडिएंट्स भी सेम ही है। तो उसी के साथ ही हमारा सामा जियोन कहता है कि तुमने भी यहाँ पर सेम इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है, क्या इसके अंदर पोर्क है? तो उसे कहता है हाँ सर इसके अंदर भी पोर्क ही है। तो हमारा जियोन कहता है फिर यहाँ पर क्वालिटी में डिफरेंस क्यों है? दूसरी शॉप के ऊपर तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा अलग है। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि सर असल में यहाँ पर इस जगह के ऊपर हमारी क्वालिटी सबसे बेहतर है, हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट डम्पलिंग्स बनाते हैं, तो इसी वजह से हमारे जो डम्पलिंग्स है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। तो हमारा जियोन उसे कहता है लेकिन वो लोग भी तो सेम मीट को यूज करते हैं, फिर उनके डम्पलिंग्स का जायका ऐसा क्यों नहीं होता? तो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि सर यहाँ पर पोर्क यानी कि जो मीट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने का भी एक तरीका होता है। हमारा कसाई जो है वो उस मीट को हाई क्वालिटी में काट कर लाता है, इसी वजह से इसका जायका अलग होता है। जबकि वो लोग जो है वो पता नहीं कैसे यहाँ पर अपने मीट को लेकर आते हैं, उनके मीट को काटने का तरीका अलग है, उनका बुचर जो है वो अलग तरीके से मीट को काटता है, इसी वजह से। तो हमारा जियोन कहता है कि मीट को काटने का भी कोई तरीका होता है। अब ये क्या बात हुई कि मीट को काटने से यहाँ पर इसके अंदर यानी डम्पलिंग्स का टेस्ट अलग हो जाता है? तो वो कहता है हाँ सर यहाँ पर मीट को काटने का तरीका भी होता है। और इसी के साथ ही हमारा चोलवू कहता है कि जरा देखो तुम्हारे पर अटैक होने वाला है, और वो जल्दी से उठकर खड़ा होता है। साइड के ऊपर से एक बोर जो होता भागता हुआ आ रहा था, तो उस पिग के सर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और पिग जो होता है वहीं पर एक ही पंच में मर जाता है। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी देख रहे होते हैं कि अचानक से ये पिग कहाँ से निकल कर आ गया। तो 4-5 लोग उसके पीछे आते हैं और हमारा जियोन जो होता है वो कहता है देखो तो जरा पा एक पिग तुम्हें आकर टक्कर मारने वाला था। तो वो लोग आते हैं और कहते हैं कि सर क्या आप ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी? हम लोग यहाँ पर इस पिग का पीछा कर रहे थे लेकिन हमें पकड़ा ही नहीं दे रहा था। तो चोलवू कहता है अच्छा तो ये पिग तुम लोगों का जरा ध्यान रखा करो, अभी यहाँ पर ये शॉप के अंदर घुस जाता और लोगों को टक्कर दे मारता। इसी के साथ ही पीछे से कैल्डर निकल कर आता और उन सभी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता और कहता है बेवकूफो, तुम लोगों को यहाँ पर एक पिग नहीं संभाला जा रहा और तुम लोग यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो? तुम्हें लगता है किस तरह से तुम लोग यहाँ पर बिजनेस को टेक ओवर कर
लोग, तुम 4 लोग मिलकर यहाँ पर एक पिग को नहीं संभाल पा रहे। तो वो सभी लोग कहते हैं प्लीज सर हमें माफ कर दीजिएगा, और साथ ही वो उनसे कहता है कि इन लोगों से माफी मांगो जिनको वो पिग नुकसान पहुंचाने वाला था। तो उन लोगों से भी वो लोग माफी मांगते हैं, और इसी के साथ ही शॉपकीपर उनसे कहता है प्लीज हमें माफ कर देना, ये सारे के सारे नए बच्चे हैं, मेरा बिजनेस टेक ओवर करने के लिए इन सभी लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ पर बेहतर नहीं है इन पिग्स को संभालने के लिए, इसी वजह से ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तो हमारा जॉन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे एप्लीकेंट्स हैं। तो वो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि ये बुढ़ा आदमी हमारे लिए मीट प्रोवाइड करता है, यही वो बुचड़ है जो कि इन सभी पोर्क हमारे पास पोर्क का मीट लेकर आता है, यानी कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी में पोर्क को काटता है, इसी वजह से हमारे डम्पलिंग का स्वाद अलग होता है। तो ये एप्लीकेंट्स यानी कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है और उसका कोई बच्चा नहीं है जिसकी वजह से अपना बिजनेस उसको दे सके, इसी वजह से ये सारे बच्चों ने यहाँ पर इसके पास अप्लाई किया है ताकि इसकी तरह ही बन सके और इसकी शॉप को टेक ओवर कर सके। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जॉन जो होता है वो कहता है कि ये तो बड़ी कमाल की बात है, और साथ ही वो उस आदमी से पूछता है कि एल्डर क्या आपने वाकई भी यहाँ पर इस डम्पलिंग शॉप के लिए मीट बनाया है, तो क्या हम लोग यहाँ पर आपकी शॉप के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे यहाँ पर अपने पिग्स को मारते हैं। तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे यंग मास्टर्स के लिए ये साइड बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, वहाँ पर खून खराबा होता है, गंदगी होती है, स्मेल होती है। तो जॉन कहता है कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ चलना चाहते हैं। तो एल्डर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं उनके शेल्टर में चले जाते हैं, उनके फार्म के ऊपर जहाँ पर उनका पिग फार्म होता है। तो पिग फार्म वहाँ पर आने के बाद एल्डर जो होता है वो कहता है देखो तो जरा ये पिग अब यहाँ पर बेकार हो चुका है, जहाँ पर तुम सभी लोग देख के आ रहे हो, जल्दी से इस पिग को उठाओ और जाकर दूसरा पिग लेकर आओ। साथ ही एल्डर उन लोगों को डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो लेसन दिया था वो यही था कि तुम लोगों को यहाँ पर जिस भी पिग को मारना उस पिग को इस बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम उसे मारने वाले हो, तुम उसे काटने वाले हो जाए। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग जो होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि एल्डर जी आप क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग किसी को मारने वाले होंगे तो उससे तो पता चल ही जाएगा ना कि हम उसे मारने वाले हैं, वैसा कैसे हो सकता है। आप कह रहे हैं कि किसी को पता चले बिना उसको मार डालो, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यही करते वक्त तो ये पिग यहाँ से डरकर भाग गया, चला गया था और बाहर एक हादसा होते होते बच गया। तो एल्डर उनसे कहता है कि बेवकूफो, लगता है कि तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, जाओ एक ताजा पिग लेकर आओ। और इसी के साथ ही वहाँ पर उनके लिए एक पिग लाया जाता है और पिग के सामने खाना रख दिया जाता है। पिग वहाँ पर खाना खा रहा था और एल्डर अपने हाथ में कील और हथौड़ा लेकर खड़े होते हैं। तो जहाँ पर पिग्स को मारने के लिए जहाँ पर कील और हथौड़े का यूज किया जाता है, तो बाकी के सभी डिसाइपल साइड के ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। तो एल्डर अपने कील को उस पिग के माथे के ऊपर रखते हैं, उसके सर के ऊपर रखते हैं। तो वो सभी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, पिग चुपचाप खाना खा रहा है जबकि उसे पता भी है कि उसके माथे के ऊपर कील रखा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद तो बिल्कुल डर भी नहीं रहा और भाग भी नहीं रहा। तो एल्डर उनसे कहता है क्या तुम्हें समझ आई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें अपने किलिंग इंटेंट को दबा कर रखना होगा। जब तुम यहाँ पर इसे मारने वाले होगे तुम्हारा किलिंग इंटेंट नहीं रिलीज होना चाहिए, क्योंकि ये जानवर जो है ये किलिंग इंटेंट को महसूस कर लेते हैं। अब जरा गौर से देखना। और इसी के साथ ही एल्डर एक झटके के लिए वहां पर एक पल के लिए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं। जैसे वो किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं पिग बहुत ज्यादा डर जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा जोल वो कहता है कि मुझे लगता है कि एल्डर एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसी वजह से उन्होंने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया। तो सामा जोन कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि एक मार्शल आर्टिस्ट है, उसने बस यहाँ पर अपने काम में महारत हासिल कर लिया, वो एक कमाल का बुचर है, इसी वजह से वो अपने किलिंग इंटेंट को दबा सकता है। इसी के साथ ही एल्डर उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया ना, जब तुम किलिंग इंटेंट को रिलीज करोगे तो जानवर डर जाता है, लेकिन जब तुम यहाँ पर प्यार से अपने कील को उसके माथे के ऊपर रखोगे उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। और उसके बाद वो उसके सर के ऊपर हथौड़ा दे मारते हैं, सिर्फ एक सिंगल हिट के साथ कील उसके सर में दंसता है और इसी के साथ ही वो पिग मर जाता है। तो वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें समझ आई, इस तरह से यहाँ पर एक पिग को बुचर किया जाता है। चोलू भी हैरान होकर कहता है कि कैप्टन क्या तुमने देखा, वो पिग बेचारे को तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ, यानी कि उसने यहाँ पर शोर भी नहीं मचाया और इसी के साथ ही वो मर गया है। इसका मतलब है किसी वजह से इसका मीट जो होता है वो हाई क्वालिटी का होता है। तो एल्डर उन लोगों से कहता है क्या तुम सभी लोगों को समझ आ गई है कि ये कैसे करना है, एक ही स्ट्राइक में यहाँ पर पिग का काम तमाम करना होगा, तभी तुम लोग यहाँ पर इसको ठीक से कर पाओगे, वरना पिग यहाँ पर पूरी जगह के ऊपर खून बहा देगा। अब जल्दी से इसे उठाओ और जाकर इसे टांगो ताकि इसकी खाल उतारी जा सके। तो एल्डर वहाँ पर उन बच्चों के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था। तो चोल वो कहता है कि ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो सफाई वाला अंकल होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को शायद इस बारे में पता नहीं है, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं है जो कि इसके बिजनेस को टेक ओवर कर सके, इसी वजह से इसने इतने सालों से अपनी जो रेपुटेशन बनाई है वो अपने किसी डिसाइपल के हैंड ओवर करना चाहता है ताकि उसके मरने के बाद ये बिजनेस उसका डिसाइपल चला सके। इसी वजह से वो सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा है ताकि इनमें से कोई ना कोई तो कम से कम उसको टेक ओवर कर सके। तो चोल वो कहता है कैप्टन मुझे लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा काम है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर ट्राई करें, क्योंकि ना हम लोग यहाँ पर इसके बिजनेस को टेक ओवर कर लें। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा डिसेंट वर्क है, कम से कम किसी इंसान की जान लेने से तो ज्यादा बेहतर ही है, मुझे लगता है कि यही काम करना चाहिए। एल्डर से बात करते हैं तो फिर से डिसाइड हुआ हम लोग किसी बुचर शॉप को ही टेक ओवर करने वाले। हम लोग यहाँ पर किसी की शॉप के ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं, वैसे भी हमारे पास को हाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर अपने पास को छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें इस तरह का कोई डिसेंट काम मिल रहा है जिसमें कोई एल्डर खुद अपनी दुकान हमारे हैंड ओवर करना चाहता है तो मुझे लगता है कि ये अच्छा काम है।
है। तो इसी के साथ ही हमारा सामा जियोन उनसे कहता है कि एल्डर क्या हम लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एल्डर कहता है कि तुम दोनों तो वहाँ पर खाना खा रहे थे ना बाहर से, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से, और तुम यहाँ पर आए और देखने के लिए, और अब तुम चाहते हो कि तुम लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हर कोई ये काम नहीं कर सकता, हर कोई यहाँ पर इस काम के करने के लायक नहीं होता। जाओ जाकर अपना खाना एंजॉय करो, तुम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ जियोन उनसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो बस यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप काम कितना ज्यादा अच्छा करते हैं और कितनी अच्छाई के साथ और कितनी लगन के साथ आप अपना काम करते हैं। हमें बस यहाँ पर काम चाहिए था और हम लोग इसी वजह से आपके साथ आए देखने के लिए, और हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं। मुझे पता है कि आपने यहाँ पर एक टेक्निक को यूज किया, 1 स्ट्राइक 1 किल टेक्निक को। इसी टेक्निक के साथ ही आपने यहाँ पर इस पिग को मारा है और मुझे दिखाई दे रहा है कितने सालों की मेहनत है आपकी। तो एल्डर उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें भी यहाँ पर एक मौका देता हूँ। तो उसके बाद उसके लिए एक पिग लाया जाता है। तो वो जियोन के लिए एक पिग लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने इस पिग को ठीक तरह स्लाटर कर लिया तो फिर मैं यहाँ पर सोचूंगा कि तुम्हें ये दुकान हैंड ओवर करनी है या नहीं। अब दिखाओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। तो वहाँ जियोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने इससे पहले कभी किसी पिग को बुचर नहीं किया। हाँ मैंने इससे पहले बुचरिंग की है लेकिन पिग्स की नहीं की। और इसी के साथ ही हमारा सामा जियोन जो होता है वहाँ पर अपने हाथ में थोड़ा और कील पकड़ता है। पिग वहाँ पर खाना खा रहा था और इसी के साथ ही जियोन जो होता है अपने कील को उसके सर के ऊपर रखता है और पिग को महसूस भी नहीं होता क्योंकि वो अपने किलिंग इंटेंट को हाइड करता है। इसी के साथ ही वो उसके सर में मारता है कील और वो पिग जो होता है वो स्लाटर हो जाता है। तो पिग के मरने के बाद एल्डर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि तो ये तुमने कैसे कर लिया? मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस टेक्निक को मास्टर करने में और तुमने सिर्फ पहली बार देखकर इसको मास्टर कर लिया। तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के लड़के हो। क्या तुमने पहले कभी ये किया है? तो वो कहता है नहीं एल्डर, मैंने बस आपको देखा, जैसे जैसे आपने किया था बिल्कुल वैसे ही आपको फॉलो किया है। फिर साथ ही में जियोन जो होता है वो चिल्लाकर चोलवू से कहता है वहां पर खड़े क्यों हो, जल्दी से आओ और आकर इस पिग को बांधो ताकि हम इसकी खाल उतार सके। तो इसी के साथ ही में चोलवू जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं ये काम करता हूँ, और वो आगे बढ़ता जाकर पिग को अकेले ही उठा लेता है। तो एल्डर कहते हैं कि ये क्या है, इस पिग को उठाने के लिए, वो भी इतने भारी पिग को उठाने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ती है और इस हट्टे कट्टे बंदे ने इस अकेले इस पिग को उठा लिया। और उसके बाद वहाँ चोलवू जो होता है अकेले जाकर उसको जंजीर के साथ बांधकर उल्टा लटका देता है और कहता है कि आपको यहाँ पर 4 लोगों की जरूरत नहीं है, हम 2 लोग यहाँ पर अकेले ये काम कर सकते हैं। तो एल्डर कहता है क्या वाकई में? और इसी के साथ चोलवू कहता है और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर हथौड़े और कील की भी जरूरत नहीं है, देखिए मैं अभी जाकर आपके लिए पिग लेकर आता हूँ। और उसके बाद हमारा चोलवू जो होता है पिग फार्म के अंदर जाता है, वहां पर से चिल्लाने की आवाज आती है, वहां पर से एक पिग को मारकर उठाकर ले आता है और एल्डर इस बात को देखकर बहुत सा हैरान होते हैं। वो उसके सर में जाकर पंच मारता है और पंच मारकर ही पिग को मारकर ले आता है और कहता है कि देखो मुझे लगता है कि बुचरिंग के लिए हमेशा यहाँ पर हथौड़े और कील की भी जरूरत नहीं है, मेरे पंचेस ही काफी हैं। तो एल्डर जो होता है इस बात से और भी हैरान होते हैं। फिर साथ ही कहता है कि तुम लोग कोई आम लोग नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम लोग मार्शल आर्टिस्ट हो। तो हमारा जियोन कहता है जी मास्टर हम लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो उसे कहता है लेकिन मार्शल आर्टिस्ट इस तरह का काम क्यों करेंगे, वो तो बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं और वो लोग किसी भी टास्क के करने की काफी भारी रकम लेते हैं। तो हमारा जियोन कहता है लेकिन हम लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मुझे अपने भाई बहनों के लिए यहाँ पर ये काम करना होगा ताकि उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी दे सकूं और उन्हें एक इज्जत की रोटी दे सकूं। तो एल्डर उसे कहते हैं लेकिन ये काम तुम्हारे रेपुटेशन के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग और भी जाकर काम ढूंढ सकते हो। तो हमारा जियोन कहता है कि हम लोग आज सारा दिन काम ही ढूंढते रहे लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हम दोनों कर सके, इसी वजह से हमें ये वाला काम ज्यादा आसान लगा और साथ ही में ये काम ठीक लग रहा है। तो एल्डर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि अगर ये लड़के वाकई में दुकान को टेक ओवर कर लेंगे तो फिर मैं आसानी से मर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई है नहीं जिसको मैं दुकान देकर जा सकूँ। फिर साथ ही एल्डर कह जाए तो लगता है कि फाइनली मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मैं यहाँ पर जो कुछ भी हो सका वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा और उसके बाद आराम से मर सकता हूँ। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो इसी के साथ एक नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी मेडिकल एजेंसी का दिखाया जाता है जहाँ के एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि यहाँ पर हीलिंगसन मेडिकल हाउस जो है वो लोग काफी अच्छे से तरक्की कर रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सोसैम होता है। तो डॉक्टर सोसैम और उसके लोग इस का जो हॉस्पिटल है वो ज्यादा चल रहा होता है और इनके पास बहुत ही कम मरीज आते हैं, इसी वजह से वो लोग काफी ज्यादा जेलस होते हैं। तो उसका एक सोल्जर उसके पास आता है, उसे कहता है कि हमारे पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि अभी यहाँ पर हमारी जो गैंग थी 1000 किलिंग गैंग वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद एल्डर रॉबिन्स का गुस्सा आ रहा था और कहता है कि उन बेवकूफों ने किसी खास को लूटने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गए, क्या उन सभी लोगों को मार दिया गया? तो वो कहता है उनमें से कुछ लोग भागकर चले गए, उन लोगों ने आकर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें इतना पता चला है कि वो लोग पेट्रोलियम जाली के पीछे गए थे कि यहाँ पर पेट्रोलियम जाली जो थी वो कोई लेकर जा रहा था और रास्ते में उन्होंने उसको लूटने की कोशिश की। तो एल्डर उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि पेट्रोलियम जाली के लिए तो कोई भी मरने को तैयार हो जाएगा, इसी वजह से वो लोग उन लोगों को लूटने के लिए गए होंगे लेकिन उनके साथ मिसहैप हो गया। आज यहाँ पर उनको किसने मारा होगा? लेकिन मुझे ये बताओ किस वक्त पेट्रोलियम जाली किसके पास है? क्या पेट्रोलियम जाली इस वक्त हीलिंगसन मेडिकल हाउस के पास है? क्या उनकी प्रॉपर्टी बन चुकी है? तो वो एल्डर उनसे कहता है कि नहीं सर इस वक्त तो उनके पास नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये हीलिंगसन मेडिकल हाउस के पास है तो नहीं, उनके पास नहीं है, बल्कि वो अभी यहाँ पर उन तक पहुंची नहीं है। वो कोई प्राइवेट लोग हैं, अपनी सिस्टर का इलाज करने के लिए एक लड़का उसके साथ एक हट्टा बंदा है, वो लोग यहाँ पर इसको खरीद कर लाए थे मर्चेंट गिल्ड से। मर्चेंट गिल्ड के लोगों ने खुद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लीक किया था और उस इन्फॉर्मेशन को लीक होने के बाद ही 1000 किलर गैंग उनको
को लूटने के लिए रास्ते में गई थी, लेकिन रास्ते में किसी ने उनकी मदद की और उसके बाद अभी वो पेट्रोलियम जाली जिया उसी लड़के के पास है जो कि गाँव में रहता है अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर कहता है ये तो अच्छी बात है कि अभी वो यहाँ पर मेडिकल हाउस वालों के पास नहीं है, इसका मतलब यह है कि अभी भी हम लोग उस लड़के के पास से जाकर उस पेट्रोलियम जाली को छीन कर ला सकते हैं, या फिर हम लोग उस लड़की या फिर जो भी जिस भी इंसान का इलाज किया जाने वाला है जिसकी बॉडी के अंदर उसे ऑब्जर्व करवाया जाएगा उसकी बॉडी के अंदर से इस पेट्रोलियम जाली को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम जाली ऑब्जर्व होने में काफी महीने लगते हैं। किसी की बॉडी के अंदर इतनी आसानी से वो ऑब्जर्व नहीं हो जाती और जब तक वो पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं होगी हम उसकी बॉडी के अंदर से भी उसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो बंदा मर जाता है जिसकी बॉडी के अंदर पेट्रोलियम जाली जाती है। अब जल्दी से जाओ जाकर इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ कि आखिर पेट्रोलियम जाली किसके पास और किस मरीज के ऊपर इस्तेमाल की जानी है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि सामा जियोन जो होता है वहाँ पर पिग मीट बनाने में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका होता है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा बेहतर है और उसने जो कुछ भी वहाँ पर एल्डर को दिखाया तो एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि लड़के जितनी बार मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसे लगता है जैसे कि मैंने अपने आप को देख लिया हो, तुम वाकई में यहाँ पर इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम ब्लेड वर्क के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुमने इसके बहुत अच्छे से टुकड़े किए हैं, इसका बहुत अच्छे से मीट बनाया है और मैंने यहाँ पर जो भी तुम्हें सिखाना था वो सिखा दिया, मेरे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे जैसे जैसे बताया था मैंने उनको फॉलो करके ये सब कुछ हासिल किया है। तो एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर सुकून से मर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस काम में और जहाँ पर अब मुझे इस बात की चैन शांति रहेगी मरने के बाद भी कि कम से कम कोई ऐसा है जो कि मेरी इस कला को जिंदा रखेगा। और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे इस बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाओगे। तो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो सामा जियोन भी उनसे कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक तो ये मेरी जरूरत है और दूसरा मैं आपकी इस लेगेसी को जिंदा रखने वाला हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मैं सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का पेट भरना है और मैं यहाँ पर ईमानदारी की रोटी कमा कर उन्हें देना चाहता हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ। जबकि बाहर से हमारा चोलू आता है, चोलू अपने कंधे के ऊपर बड़े बड़े पिग्स को उठाकर लेकर आता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इनको रफली चॉप कर दिया, बाकी सब कुछ तुम देख लेना और साथ ही उन्हें उठाकर आकर ड्रम के अंदर फेंक देता है। तो एल्डर उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कहते हैं मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर चॉपिंग का काम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, इसे यहाँ पर पता ही नहीं है कि मीट को कितनी डेलिकेसी के साथ काटा जाता है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ पिग को मारने या फिर उसे टांगने का ही काम दिया करो। हमारा चोलू आगे से खुश हो जाता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर इस बुढ़े आदमी ने कुछ ऐसी बात कही जो मेरे पल्ले भी पड़ी। फिर साथ ही वो लोग वहाँ पर बैठकर वाइन पीते हैं अपना काम खत्म करने के बाद। और चोलू कहता है जैसा कि एल्डर ने कहा कि मुझे चॉपिंग का काम बिल्कुल पसंद नहीं है और साथ ही नाइफ्स वाला काम तो मेरा है ही नहीं है, मेरा तो पंचेस वाला काम है या फिर भारी चीजें उठाने का, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे नाइफ हैंडल नहीं करने चाहिए। तो मैं समझ उसे कहता है जैसे तुम करना चाहते हो वैसे ही कर लो। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर साथ ही एल्डर से कहता है कि एल्डर जेल आप भी यहाँ पर ड्रिंक करें। तो मैं समझ उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया, एल्डर के पास बहुत ही कम समय बचा है। तो वहाँ चोलू कहता है कि हाँ जिंदगी दोबारा तो नहीं मिलने वाली, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है तो कम से कम मरते वक्त तो एक बार पी लो। तो इसी के साथ ही एल्डर भी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मरते वक्त जरूर पीऊंगा, ठीक है यहाँ पर वैसे भी तो मरने वाला हूँ और एक जार पीने से कौन सा मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहाँ पर अपना ग्लास सामने करते हैं और उस वाइन को पी लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा ह्योन जब घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने एक शॉप को ओन कर लिया है। तो वो उस जगह के ऊपर आता है और आने के बाद देखकर काफी हैरान हो जाता है। तो वहाँ पर सामने उसकी बहन होती है, तो जीना वहाँ पर सफाई कर रही होती है। तो उसे कहता है कि जीना जीना ये तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर झाड़ू लेकर सफाई क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारी हालत क्या है, इस कंडीशन में तुम काम क्यों कर सकती हो। तो हमारी जीना उसे कहती है कि हमारे बड़े भाई सामा जियोन ने यहाँ पर इस शॉप को टेक ओवर किया है और मैं यहाँ पर इसकी सफाई करने के लिए आई थी क्योंकि अब हमारा फैमिली बिजनेस बनने वाला है तो कम से कम दुकान की सफाई तो होनी चाहिए। तो ह्योन अंदर आ जाता और कहता है लेकिन ठीक है इतना काफी है, अब तुम्हें और ज्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अंदर आने के बाद वो कहता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हमारी जीना उसे कहती है कि बिजनेस अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि पुराने एल्डर को मरे हुए भी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ दिन पहले ये एल्डर यहाँ पर मर गए थे और ऑफिशियली ये दुकान अब यहाँ पर हमने ओपन की है, यानी कि आज ही हमने इस शॉप को दोबारा से ओपन किया और दोबारा से अगर यहाँ पर कस्टमर का भरोसा जीतना है तो एल्डर की तरह ही काम करना पड़ेगा। वहाँ सामा जियोन अंदर से निकल कर आता और उसे कहता है तो छोटे भाई फाइनली तुम यहाँ पर आएंगे, मैं तो काफी परेशान हो गया था क्योंकि तुम्हारी एस्कॉर्ट का मिशन काफी ज्यादा लंबा हो गया था। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ और दिन गुजारने पड़े, लेकिन तुम बताओ क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ सभी लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा ह्योन उनसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ क्या ये काम वाकई में ठीक रहेगा। तो सामा जियोन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा ये काम करना पसंद नहीं आ रहा। तो वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बुचर शॉप को टेक ओवर किया है, यहाँ के एल्डर जो थे वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, जो मीट वो यहाँ पर प्रोवाइड करते थे वो बहुत ज्यादा स्पेशल तरीके के साथ ही कार्य किया गया होता था। और क्या तुम वैसे उनकी जो जिम्मेदारियां थी उनको पूरे कर पाओगे, क्या तुम यहाँ पर उनके स्किल्स के मुताबिक ये सब कुछ कर पाओगे। अगर तुम नहीं कर पाए तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी और एल्डर का नाम भी खराब हो जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा मोटा होया भागता बाहर से आता और कहता है ब्रदर ब्रदर वो लोग आ
गए, वो लोग आ गए। जबकि हमारा चोल उसका कान पकड़ता है, उसे कान खींचते हुए कहता है कि तुम क्या शोर मचा रहे हो, क्या तुम सीधे तरीके से आराम से आकर नहीं बता सकते कौन आगे, तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि प्लीज प्लीज बिग ब्रदर मेरा कान छोड़ो, तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम मेरा कान उखाड़ दोगे, तुम्हें यहाँ पर इतना वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चोल उसे कहता है कि अच्छा अभी तो मैंने वायलेंस किया ही नहीं है, अगली बार यहाँ पर अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हें मैनर सिखाने के लिए मुझे वायलेंस करना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही माँ होया कहता है छोड़ो इस बात को, और साथ ही वो अपने बिग ब्रदर से कहता है कि अभी यहाँ पर मैं डॉक्टर्स के हाउस से आ रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने बताया कि वो डॉक्टर आ चुके हैं जो कि दूसरे शहर से आने थे और वो बुला रहे हैं, वो जीना का इलाज करने और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसे बुला रहे हैं। तो हम लोग कब वहां पर जा सकते हैं। तो हमारा जीवन जो था उसी के साथ अपना अपने उतारता और कहता है चलो फिर अभी चलते हैं। और ये लोग वहां से सीधे वहां पर मेडिकल सन हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉक्टर सॉसम उनसे कहता है कि मुझे लगाया था कि तुम लोग जरूर आओगे, तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कैसे हो। तो माँ जीवन उसे कहता है कि हम सभी लोग तो ठीक है, जैसे आपका मैसेज मिला हम लोग यहाँ पर आ गए। तो बताए क्या वो डॉक्टर आ चुका है जिस डॉक्टर ने इनका इलाज करना है। तो वो डॉक्टर सॉसम उनसे कहता है कि हाँ हमारी फैमिली से मेन फैमिली से डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं, और डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी से यहाँ पर पेशेंट को देखेंगे और उसके बाद वापस चली जाएंगी। इसी के साथ ही डॉक्टर सॉसम जो है वहाँ पर एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि इसका नाम वैंग जियोंग है और ये हमारी मेन फैमिली से एक डॉक्टर है, ये हमारी एक एल्डर है। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन जैसे वापस लड़की को देखता है तो वो कहता है कि इस लड़की से तो मैं पहले मिल चुका हूँ। तो जंगल में अपने साथियों के साथ यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। तो इसी के साथ ही वो लड़की कहती है तो एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, और उसके गार्ड्स भी कहते हैं कि हाँ अब हमें समझ आई है कि उस वक्त ये बंदा जहाँ पर हमें ग्रीड किए बिना क्यों भाग आया था। इसका मतलब यह है कि ये बंदा यहाँ पर एक बहुत ही खास जड़ी बूटी लेकर आ रहा था। डॉक्टर सोसन कहता है कि आप लोग पहले मिल चुके हैं। तो हमारा जॉन उनको बताता है कि हाँ रास्ते में हमारे पर किलर गैंग ने अटैक किया था, जहाँ पर इन लोगों ने हमारी मदद की थी, हमारी जान बचाई थी। डॉक्टर सोसन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर किस्मत कैसे कैसे लोगों को मिलवा देती है। फिर साथ ही माँ जॉन कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात पे काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि हम लोग उस दिन आपको ग्रीट नहीं कर सके और आपको प्रॉपर्ली थैंक यू भी नहीं बोल सके। अब जबकि हमारे पास मौका और वक्त भी है तो हम आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने पेशेंट के लिए मेडिसिन लेकर जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना चाहते थे, इसी वजह से तुमने ये किया था। तो क्या ये लड़की तुम्हारी बहन है जिसका तुम इलाज करवाना चाहते हो। तुम्हारा जॉन कहता है जी ये मेरी सिस्टर है, आप यहाँ पर इसको एग्जामिन करें और बताएं कि इसकी कौन सी बीमारी, और इसी के लिए पेट्रोलियम शैली को लेकर आया था। तो जीना उसे आगे बढ़कर अपना नाम बताती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करिएगा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो सकूं। तो डॉक्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो मिस सामा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर पूरे से कोऑपरेट करूंगी, लेकिन तुम्हें भी कोऑपरेट करना होगा क्योंकि एक इलाज तभी किया जा सकता है जब मरीज भी हमारे साथ कोऑपरेट करे। तुम्हें भी यहाँ पर हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग तुम्हारी बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। और साथ ही उसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करना चाहती हूँ। डॉक्टर वैंग जो है उसे अपने साथ लेकर रूम के अंदर चली जाती है, जबकि उसके भाई जो है बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। आधे घंटे के बाद चोल वो कहता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो डॉक्टर वैंग बाहर आती है और बाहर आने के बाद माँ समझ उनसे पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर इसकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब मुझे पता है कि इसकी बीमारी क्या है। तुम्हारी बहन मिस सामा जो है वो हीवनली जिन डिवाइन मेरिडियंस के साथ पैदा हुई है। तो हमारा सोसैम कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या आपने हीवनली जिन डिवाइन वेन्स कहा, यहाँ पे 9 जिन सेवर मेरिडियंस कहा है। तो डॉक्टर वैंग उसे कहती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स इसको यहाँ पर 9 जिन सेवर मेरिडियंस के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं, सिम्टम्स दोनों के एक जैसे होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर आने से पहले मेरे पास एक मरीज आया था हमारी मेन फैमिली में, उसके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही थे और उसको भी यहाँ पर यही बीमारी थी, उसका इलाज भी मैं ही कर रही थी। तो मुझे इसी वजह से यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि इसे हीवनली जिन डिवाइन वेन्स वाली बीमारी है। उसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं बीमारी का नाम सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। तो हमारा जो चोल वो होता है उसे कहता है बताओ कि यहाँ पर इस बीमारी का कोई इलाज है या नहीं। तो वो कहती है कि शुक्र है कि यहाँ पर आने से पहले मुझे इस बीमारी का एक इलाज मिला था और मेरे पास एक पेशेंट भी आया था और मैंने उसका इलाज भी स्टार्ट कर दिया था, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर तुम लोगों की बहन की बीमारी को भी डायग्नोज कर पाई हूँ। तो इसी के साथ ही वो लोग उससे पूछते हैं कि बताओ कि उस पेशेंट का क्या हुआ जिसका तुमने ट्रीटमेंट किया था। तो इसी के साथ ही हमारी डॉक्टर वैंग फिर से अंदर चली जाती है उसका इलाज करने के लिए, जबकि ये सभी लोग परेशान बैठे होते हैं क्योंकि डॉक्टर वैंग उनसे कहकर गई है कि वो जो पेशेंट उसके पास आया था उस पेशेंट की उम्र 21 साल हो चुकी थी, यानी कि इस बीमारी में आप 20 साल से ऊपर नहीं जा पाते। बड़ी मुश्किल के साथ उस लड़की की उम्र 21 साल तक पहुंची थी और वो लड़की एंड के पर मर गई, यानी कि हम उसका इलाज कर रहे थे लेकिन वो बच नहीं पाई। इस बात से हमारा जॉन भी काफी हैरान होता है। तो सामा जॉन उसे कहता है लेकिन क्या तुम मेरी बहन की जान बचा सकती हो। तो डॉक्टर वैंग उसे कहती है कि हमारी फैमिली की एक्यूपंक्चर टेक्निक और साथ में स्पेशल मेडिसिन और तुम जो पेट्रोलियम जेली लेकर आए तो उसकी मदद से मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे लगता है तुम्हारी बहन की जान बचाई जा सकती है क्योंकि अभी यहाँ पर ये क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंची, इसकी बीमारी उस लेवल तक नहीं पहुंची क्योंकि इसकी एज अभी यहाँ पर कम है। तो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करने वाली है, वो अंदर चली जाती है और हमारा सामा जॉन उसे कहता है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे काबिल हाथों में देता हूँ, तुम मेरी बहन का इलाज करो, हम लोग बाहर ही बैठकर इंतजार करेंगे। तो सामा जॉन बाहर बैठा वेट कर रहा था, सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि क्या मेरी बहन बच पाए, क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरह से बताया है एक छोटी सी गलती जहाँ पर
मेरी बहन की जान ले सकती है और उसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन इसी के साथ उन्हें वहां पर कुछ महसूस होता है, यानी कि चोलवू भी से कहता है कि बॉस क्या तुम्हें यहाँ पर महसूस हुआ? मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर है इस जंगल के अंदर हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारा सामा जियोन जो होता है वो छोटे भाई को वहां पर बेहोश कर देता है, वो होया को बेहोश कर देते हैं। और इसी के साथ ही जियोन कहता है कि चलो आओ चल के देख कर आते हैं यहाँ पर अनइनवाइटेड गेस्ट कौन आया है और उनके पास से किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो शायद यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हैं। तो दोनों वहां पर बैम्बू ट्री जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि जंगल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर ये दूसरी मेडिसिन ग्रुप की तरफ से भेजे गए लोग होते हैं, जो लोग यहाँ पर पेट्रोलियम जाली को चोरी करने के लिए आए होते हैं। तो इसी के साथ उनका कैप्टन अपने साथ लोगों को लेकर आया था, उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर टीम्स में बढ़ जाओ। वो 3 टीमें बनाता है और उनसे कहता है कि मैं स्पेशली जाकर उस बंदे सामा जियोन को मार डालूंगा, बाकी के सभी लोग जाकर उस पेट्रोलियम जाली और उस पेशेंट को ढूंढ कर निकालेंगे। अगर उसने अब्जाब काली हुई तो पेशेंट को उठा लाना, वरना यहाँ पर बाकी सभी को मार डालना। और एक टीम को कहता है कि पूरे एरिया को घेर लो, कोई बाहर ना निकलने पाए। तो इसी के साथ ही टीमों को वहां पर फैला दिया जाता है। तो एक टीम का सामना सबसे पहले चोलवू के साथ हो जाता है। तो चोलवू कहता है देखो तो यहाँ पर कौन से चूहे छुपे हुए हैं, तुम लोग कौन हो, जहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। उनमें से एक आगे था तो हमारा चोलवू उसके ऊपर पंच दे मारता है। ऐसे हमारा चोलवू से पंच मारता है तो उसके बेचारे की गर्दन ही उड़ जाती है। और जो देखने के बाद कैप्टन भी काफी हैरान होता है और अपने लोगों से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। और वो उससे पूछता है कि तुम कौन और हमारे रास्ते में कहाँ से आए हो? तो जबकि हमारा चोलवू उनसे कहता है मैंने तुम लोगों से पहले सवाल पूछा है, बताओ कि तुम लोग कौन हो? आज तुम बेवकूफ लोग यहाँ पर जंगल में कर क्या रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मार खाने के लिए आए? तुम सभी लोगों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? दूसरी तरफ से कैप्टन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कमाल का एक्सपर्ट हो सकता है जिसने सिर्फ एक ही पंच में हमारे एक बंदे को मार डाला है। इसका मतलब यह है कि अगर इससे फाइट की तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है और मैं यहाँ पर इससे फाइट करने के लिए रुक नहीं सकता, क्योंकि सामा जियोन ये किसी भी एंगल से लगता नहीं है। मुझे जाकर उस बंदे सामा जियोन को मारना है। फिलहाल के लिए अपने लोगों से कहता हूँ कि वो इसको रोक कर रखे। और इसी के साथ ही अपने लोगों से कहता है कि मैं सामा जियोन को मारने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर रुको और इस बंदे का खेल खत्म करो, इसे यहाँ पर जिंदा मत छोड़ना। तो वो लोग कहते हैं जी बॉस। और इसी के साथ ही कैप्टन जंप करते वहां पर से निकल जाता है। तो जब वहां पर से चला जाता है तो उसके चले जाने के बाद वो सभी लोग हमारे चोलवू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या, तुम यहाँ पर हमारे कैप्टन को रोक क्यों नहीं रहे? वो तुम्हारे मास्टर को मारने के लिए जा रहा है, वो तुम्हारे दोस्त को मारने के लिए जा रहा है। जबकि हमारा चोलवू से कहता है कि बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि वो जाकर उसे मार पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको मारने वाला है। क्या मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे? क्योंकि तुम लोग यहाँ पर ज्यादा आसान मौत मरने वाले हो, जबकि उसे इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत मिलेगी क्योंकि वो मेरे कैप्टन को मारने के लिए जा रहा है। तो वो सभी सोल्जर्स कहते हैं तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो, शायद तुम हमारे कैप्टन के बारे में जानते नहीं हो, एक मार्शल आर्टिस्ट है और हम लोग यहाँ पर एक मकसद से आए थे, हमारा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। जबकि हमारा चोलवू उनसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें यही ऑफर दूंगा, अगर तुम लोग यहाँ पर बताओ कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, तो फिर मैं शायद तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूं। लेकिन वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो चोलवू कहता है लगता है कि यहाँ पर फाइट ही करना पड़ेगी और तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तो चोलवू वहाँ पर उनको पंचेस मारना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही बहुत ही जल्दी वहाँ पर उनका खेल खत्म हो जाता है। कैप्टन जो कि भागता हुआ सामा जियोन की तरफ आगे जा रहा था, वो सोच रहा होता है कि ये क्या, ये खेल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? इतने सारे सोल्जर्स थे और उस हट्टे कट्टे बंदे ने इतनी जल्दी उनको कैसे मार डाला? मेरा मिशन यहाँ पर सामा जियोन को मारकर उस पेट्रोलियम जाली को लेना और मैं वही लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर चाहे यहाँ पर इतने सारे लोग मारे जाएं। तो सामा जियोन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस बेचारे को इस बात का ध्यान भी नहीं था कि उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया है। तो जियोन उसका रास्ता ब्लॉक करता है। तो इसी के साथ ही वो वहीं पर रुक जाता है, पीछे हटता है, अपनी तलवार निकालता और कहता है कि ये लड़का मेरे सामने कब आया? तो सामा जियोन उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें किसने भेजा और तुम यहाँ पर किस मकसद से आए हो? कैप्टन को अंदाजा हो जाता है कि यही बंदा सामा जियोन हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सामा जियोन है, लेकिन मैंने तो सुना था कि ये सिर्फ और सिर्फ गाँव में एक काम से बुचर शॉप चलाता है, फिर यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया। क्या ये एक मार्शल आर्टिस्ट है? मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया? जो भी हो, लेकिन अब मुझे यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जब अटैक करूंगा। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सामा जियोन कहता है मुझे लगता है कि तुम इतनी आसानी से जवाब नहीं देने वाले। तो इसी के साथ ही वो पहली स्ट्राइक लगाता है तो जियोन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है, लेकिन जियोन उसकी सारी स्ट्राइक्स को अवॉइड करने के बाद उसके हाथ के ऊपर अटैक करके उसके हाथ से तलवार को छुड़वा देता है और तलवार सीधी जाकर कैप्टन के पांव के अंदर दंस जाती है, जिससे कैप्टन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तुम्हारा जियोन तलवार के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम भागकर तो नहीं जा सकते। मैं दोबारा तुमसे वही सवाल पूछूंगा कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? क्या तुम यहाँ पर इस स्पेशल मेडिसिन हाउस के डॉक्टर को मारने के लिए आए हो, या फिर तुम इमॉर्टल हाउस की उस मास्टर वैंग को मारने के लिए आए हो, या फिर तुम यहाँ पर गोंगशियोंग सैलासाइड मिल्क यानी पेट्रोलियम जाली के लिए आए हो? जैसे वो पेट्रोलियम जाली का नाम लेता है तो उसी के साथ ही कैप्टन ब्लिंक करता है। तो हमारा जियोन समझ जाता है और कहता है इसका मतलब यह है कि तुम पेट्रोलियम जाली के लिए आए हो। तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला कि मेरे पास वो चीज है, यानी कि वो स्पेशल चीज मेरे पास है? तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ किसने बताया है? जल्दी से मुझे उस बंदे का नाम बताओ। तो कैप्टन को समझ आ जाती है कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा, ये एक हाई क्लास
क्लास का मास्टर है और अगर सच बता दिया तो फिर उसके मास्टर उसे मार डालेंगे। तो इसी के साथ ही वहाँ जॉन उसे कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, बस मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। लेकिन इसी के साथ ही कैप्टन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, उसके मुंह से झाग निकलती है, वो मर जाता है क्योंकि उसने अपने दांत के अंदर वहाँ पर एक कैप्सूल छुपा रखा था जिसके अंदर पॉइजन था। तो सामा जियोन कहता है कमीना कहीं का, ये इतना ज्यादा वफादार था कि इसने अपनी जान देने को प्रेफरेंस दी और खुद यहाँ पर मर गया है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर चोलवू ने अपनी साइड के ऊपर सभी को जान से नहीं मारा होगा, हम उनमें से किसी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो चोलवू जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है कि क्या ही तुमने सभी तो नहीं मार दिया। तो उसे कहता है कि हाँ बॉस, मैंने यहाँ पर सभी को मार दिया, मैंने सभी को ठिकाने लगा दिया है। तो सामा जियोन उसे कहता है बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने सभी को मार दिया। मैं तो यहाँ पर उनके पास से सवाल पूछने वाला था कि आखिर उनको किसने भेजा है। तो वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी के सभी मर चुके होते हैं। तो हमारा चोलवू से कहता है बॉस मैं क्या कर सकता हूँ, वो सभी लोग मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, तो ऊपर से इतने कमजोर थे कि एक ही पांच में सभी लोग मर गए, लेकिन तुमने भी तो अपने वाले को मार दिया। तो जियोन उसे कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर अपने दांत के अंदर पॉइजन छुपा रखा था और उस पिल को तोड़कर खुद ही निकलकर मर गया मेरे सवाल पूछने से पहले ही। इसका मतलब शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा इन लोगों को यहाँ पर किसने भेजा था। तो सामा जियोन कहता है लेकिन जिसने भी इन्हें भेजा था वो उनके काफी ज्यादा वफादार है, जिसकी वजह से इस बंदे ने खुदकुशी कर ली, लेकिन हमें बताया नहीं। तो चोलवू से कहता है लेकिन खैर चाहे यहाँ पर कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये सभी लोग हमारी बोरियत को खत्म करने के लिए आए थे, यहाँ पर फाइट करके काफी ज्यादा मजा आ गया। तो सामा जियोन से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि लोगों को मारने में तुम्हें मजा आता है क्या, तुम इतने सारे लोगों को मारकर तुम्हारा दिल अभी तक भरा नहीं है, डिमोनिक कर्ल के लिए हमने जो कुछ भी किया था उसके बावजूद तुम यहाँ पर और लोगों को मारना चाहते हो। तो चोलवू से कहता है नहीं बॉस ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही कह दिया। तो इसी के साथ ही मैं जियोन उसे कहता है कि आप चुपचाप जाओ और जाकर सभी लोगों को ठिकाने लगा कर आओ। तो चोलवू कहता है लेकिन मैं क्यों, तो उसे कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पर ये सारा रायता फैलाया है, अब जल्दी से जाओ जाकर सभी लोगों को ठिकाने लगाओ, इससे पहले कि लोकल पुलिस और यहाँ के लोगों को इस बारे में पता चले। कुछ भी यहाँ पर सबूत नहीं छूटना चाहिए, सभी लोगों को जाकर किसी जगह के ऊपर दबाओ, यहाँ पे इनको ठिकाने लगाओ, जैसे भी तुम्हें पता है कैसे करना है। और इसी के साथ ही मैं चोलवू जो होता है वो सोच रहा होता है कितने सारे लोगों को मैं कहाँ ठिकाने लगाऊंगा, और ऊपर से मैंने जितनी बुरी तरह से इनको मारा है इनका खून साफ करने में तो यहाँ पर सालों लग जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद मैं चोलवू वापस आ जाता है। सामा जियोन कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर जलने की स्मेल आ रही है और जो ह्यूमन फ्लैश की है और हड्डियां जलने की है, यानी कि यहाँ पर स्मेल वैसी है। तो उसे कहता है कि बॉस और क्या कर सकता था, मुझे पूरे जंगल को आग लगानी पड़ी क्योंकि बैम्बू ट्री और पूरे जंगल के अंदर खून फैला हुआ था, इसलिए मैंने पूरे जंगल को ही आग लगा दी है। तो इसी के साथ ही डॉक्टर अंदर से बाहर नहीं निकला होता। तो चोलवू से कहता है कि बॉस क्या हुआ, क्या इलाज कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसे कहता है कि हाँ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो चोलवू से कहता है लेकिन क्या होगा, क्या ये इलाज कंप्लीट होगा भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो स्पेशल जड़ी बूटी लेकर आए थे वो काम नहीं कर रही। तो माँ जॉन से कहता है शांत हो जा, कोई बाहर निकल रहा है। तो डॉक्टर सोसैम पहले बाहर निकलता है। तो माँ जॉन से पूछता है कि बताओ सब कुछ कैसा रहा। तो सोसैम उसे कहता है कि हमने अपनी गोल्डन नीडल टेक्निक को यूज करते हुए इलाज को सक्सेसफुल बनाया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर वैंग ही बाहर आकर सब कुछ बताएंगे। जॉन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर कह रहा हूँ ना कि फिलहाल के लिए तुम्हें सारी बात डिटेल में नहीं बताई जा सकती, फिलहाल के लिए तुम्हारी बहन सेफ है, लेकिन सारी बात तुम्हें डॉक्टर वैंग ही बताएंगे। तो दरवाजा खुलता है और वो लोग अंदर आते हैं। तो वहाँ पर काफी सारी गंदी स्मेल आ रही होती है क्योंकि जिना की बॉडी के अंदर से बहुत सारी इंप्योरिटीज निकली होती हैं। तो हमारी डॉक्टर वैंग उनसे कहती है कि हाँ ये काम बहुत ज्यादा थका देने वाला था, मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट किया तब जाकर इसकी बॉडी के अंदर से इतनी सारी इंप्योरिटीज निकल पाई हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतना भी आसान नहीं था। तो उसके गार्ड उसे कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि आपको रेस्ट करनी चाहिए ताकि आप अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर लूँ। तो वो उनसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर एक कंप्लीट इलाज नहीं ढूंढ पाई, मैंने यहाँ पर इसके इलाज को थोड़ा सा यानी इसकी बीमारी को थोड़ा सा और डिले तो कर दिया है, लेकिन मैं इसका कंप्लीट इलाज नहीं कर पाई। तो हमारा जॉन कहता है लेकिन मुझे तो काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, जीना की हालत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही डॉक्टर उसे कहते हैं कि हाँ उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी इंप्योरिटीज निकल गई हैं। तो हमारा जॉन उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर अपनी स्पेशल एक्यूपंक्चर पॉइंट टेक्निक की वजह से उसको ठीक किया है, इसकी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर उसकी जान को खतरा है, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक और जड़ी बूटी को लेकर आना पड़ेगा जो कि तुम्हें शाओलिन से मिलेगी। लेकिन जैसी वो बात कर रही होती है हमारा चोलवू गुस्सा हो जाता है। चोलवू कहता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर ठीक से काम नहीं किया, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोग पेशेंट का इलाज ठीक से करना ही नहीं चाहते थे। ये बात सुनते ही डॉक्टर और उसके गार्ड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जॉन उसे कहता है कि चोलवू शांत रहो, लेकिन चोलवू कहता है कि मुझे लगता है कि ये डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ नाम की डॉक्टर है और इसे यहाँ पर इलाज करना आता ही नहीं है, और मैं तो बस यहाँ पर यही कहूंगा कि इससे पहले भी इसने जिन मरीजों का इलाज किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस्मत से ही ठीक हो गए होंगे। तो गार्ड्स गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम हमारी डॉक्टर की इंसल्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पर अपनी यंग लेडी की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चोलवू वहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया। तो जैसे वो प्रेशर को रिलीज करता है दोनों गार्ड भी समझ जाते हैं कि ये तो एक कमाल का एक्सपर्ट है और इसकी पावर लेवल भी काफी ज्यादा है। डॉक्टर वैंग और डॉक्टर सोसैम को भी हैरानी होती है। जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है इसी के साथ सामा जियोन अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और इसी के साथ ही अपने गुस्से के साथ उसे कहता है कि माफी मांगो अभी और इसी वक्त। तो जैसे वो यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो डॉक्टर वैंग और भी घबरा
जाती है और कहती है कि पहले इस मोटे बंदे ने अपने प्रेशर को रिलीज किया और उसके बाद सामा जियो ने जब अपने प्रेशर को रिलीज किया तो उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि ये बंदा इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से हाइड किए हुआ है, लेकिन असल में ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स की तरह है। तो उसी के साथ ही हमारा चोलबुन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगता और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और हमारा सामा जीवन भी उनसे कहता है कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये शायद यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था और इसी वजह से इसने यहाँ पर इस तरह की बात कर दी। तो डॉक्टर वैंग उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जो इलाज बताया उसके लिए तुम्हें शाओलिन टेम्पल जाना पड़ेगा और वहां पर से जड़ी बूटियां लेकर आनी पड़ेंगी। क्या तुम वहां पर जाकर जड़ी बूटियां ला पाओगे? इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शाप का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा सामा जीवन सोच रहा होता है कि हम लोग क्या करें, क्या हम लोग वाकई में यहाँ पर से जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारा जा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा चोलबू से कहता है कि अभी भी हमने इस शाप को ऑन किया और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर होया और उसके यानी दूसरे ब्रदर दोनों भाइयों को यहाँ पर लगाना होगा। अगर वो लोग इस शाप को संभाल लेंगे तो हम दोनों यहाँ पर से शाओलिन टेम्पल में आसानी से जा पाएंगे और मुझे लगता है कि वो दोनों जो काम कर लेंगे। तो हमारा सामा जीवन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों जो काम ठीक से कर पाएंगे? चोलबू से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम दोनों भाइयों को उनका काम छुड़वाना चाहते हो। छोटा भाई गैंगस्टर है और बड़ा भाई यहाँ पर एक पोर्टर की जॉब करता है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस शॉप के ऊपर रहकर वो ईमानदारी की नौकरी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। ये वाला काम उनके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा और मुझे लगता है कि वो दोनों यहाँ पर काम ठीक से कर लेंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होता है। इसी के साथ ही होया बाहर से भागता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ हर बार की तरह वहाँ पर कहता है ब्रदर एक बुरी खबर है, मैं बुरी खबर लेकर आया हूँ। तो वो कहता है बताओ हुआ क्या, जरा सांस तो लो। तो होया वहाँ पर आने के बाद उनसे बताता है कि हमारा ब्रदर हियोंग वो गायब हो गया, वो किडनैप हो गया। तो ये बात सुनते ये लोग और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। तो होया उनसे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर उसके एस्कॉर्ट एजेंसी से पूछ कर आया हूँ, लोगों ने यहाँ पर बताया है कि जितने भी लोग इस बार के मिशन के ऊपर गए थे वो सभी को किडनैप कर लिया गया है। गोल्डन टाइगर गैंग के लोगों ने किडनैप करके बंदी बनाकर रखा हुआ है और साथ ही उनके कटे हुए कान बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर फिरौती की रकम चाहिए। मामा जियोन और चोलबू जो कि पहले यहाँ पर लाइफ में एक्साइटमेंट चाहते थे, वो दोनों यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं चलो सबसे पहले उस मर्चेंट गिल्ड में चलते हैं और वहाँ पर जाके और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वहाँ पर जाकर इन्हें क्या पता चलेगा।